Hello everyone, welcome back to the marathon sessions of plant pathology. This is your mentor Parul and आज हम हैं पार्ट 4 के अंदर। अब पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस पार्ट 4 के अंदर हम क्या-क्या चीजें कवर करने वाले, राइट? ओके, सो आपको बस क्या करना है, अगर आपने लास्ट 3 सेशंस नहीं देखे हैं तो पहले जाके वो भी देखिए, ठीक है? और इस सेशंस के अंदर हम किस-किस टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, हम इसमें बात करेंगे मेजरली मैनेजमेंट के बारे में। अब वो मैनेजमेंट के अंदर हमारे क्वारंटीन का भी आ जाएगा एस्पेक्ट। इसमें हम फंजीसाइड का भी पढ़ेंगे, यानी केमिकल कंट्रोल भी पढ़ेंगे। इसके अंदर हम बायोलॉजिकल कंट्रोल की भी बात करेंगे। ओके, तो इसके अलावा मेजरली तो देखो चलो ये हो जाता है हमारे, तो इसमें क्वारंटीन भी रहेगा, फंजीसाइड भी रहेगा, बायोलॉजिकल भी रहेगा। अब इसके अंदर इससे मिलती जुलती जितनी भी टर्म्स आप पढ़ोगे, लाइक माइको हर्बिसाइड्स क्या होते हैं, फंजीसाइड्स में भी हर एक इंपॉर्टेंट चीज हम कवर करेंगे कि आपकी कितनी कैटेगरीज ऑफ फंजीसाइड्स होती हैं, उन्हें हम किस किस बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं जिससे कि आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, उनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज कैटेगरी से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको 4 फंजीसाइड्स दे दिए, अब आपसे पूछेंगे कि विच ऑफ दिस इज नॉट अ डायथायोकार्बोमेट्स, या इनमें से कौन सी जो है वो ऑक्जेंथिन्स नहीं है। Okay, so I'll discuss both in English as well as in Hindi. So this will be beneficial for both of the students. So let's begin. And firstly, we'll begin with a basic thing, that is IDM. Okay, so IDM क्या होता है? Integrated Disease Management. In simple language, that means that when we'll manage the disease, including all the different aspects, whether it will be cultural control, whether it will be physical control, whether it will be chemical control, biological control, when we compile all these methods in a very systematic way, in a very coordinated way to manage the disease, दैट इज नोन एज इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। तो इसके अंदर हम करते क्या है कि हम हर एक तरीके के एस्पेक्ट को एक कोऑर्डिनेटेड वे से हम लेकर आते हैं, ताकि एक भी चीज जो है वो बहुत ज्यादा ओवर ना हो जाए इसके अंदर, ठीक है? तो इसके अंदर हम क्वारंटीन रखते हैं, इसमें हम केमिकल कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल, कल्चरल कंट्रोल जो है आपका, बायोलॉजिकल कंट्रोल, हर एक चीज को एक प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेटेड वे, सिस्टमैटिक वे से हम इसमें करते हैं डिजीज को मैनेज करने के लिए। सो दैट इज आईडीएम। अब इसमें हमें क्यों पढ़ना है? So basically, this IDM term is coined by Smith and Bosch. Smith and Bosch. So to just remember is that Bose is the head of the company, and if the Bose told that we have to keep this term, we have to organize the IDM, so no one could reject it. So अगर बॉस ने बोल दिया कि ये IDM हमें करना है तो करना है, कोई से मना नहीं कर सकता। तो स्मिथ और बॉस ने टर्म दी थी IDM, and in India it comes in 1995. So in India it was compulsory, or we can say it's very ministerial government level, so that is from the 1995। तो 1995 से इंडिया के अंदर ये आईडीएम स्टार्ट हो गया था बेसिकली। चलिए, अब ये आईडीएम हमने पढ़ लिया क्या होता है। अब आईडीएम के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो है वो इंक्लूड करते हैं, तो इसको हमें सेपरेटली पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ द प्लांट डिजीज मैनेजमेंट। Principles of plant disease management. Okay, so what is the first important principle? First important principle is the exclusion. What does exclusion means? Exclusion basically means that in a particular area where there is no such kind of pathogen, there is no such kind of pest is there, so we have to exclude it, we have to prevent it from coming in that particular area in which it is not already there. तो exclusion का मतलब क्या होता है कि जिस एरिया के अंदर वो पर्टिकुलर पैथोजन, वो पर्टिकुलर पेस्ट जो है वो पहले कभी नहीं रहा है, वो यहाँ पर नहीं है, तो उसको यहाँ आने से रोकना, उसे एक्सक्लूड करना कि वो यहाँ ना आ पाए, उसे प्रिवेंट करना। So that is known as the exclusion. So preventing the entry of the pathogen in an area where it has not been there previously. So that is exclusion. तो exclusion के अंदर basically हमारा जो quarantine है that comes in the exclusion. Okay. Second principle is that okay, we are not able to exclude it. Now second is the eradication. So eradication means if the pathogen has came, okay, we are not able to prevent it from coming. If it has came, so we have to completely eliminate it from that particular area. So that is eradication, कि अगर वो पैथोजन आ गया है, वो इंट्रोड्यूस हो गया है, तो अब उसके आने के बाद हम उसे क्या करेंगे, वहां पे कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करें जिससे कि वो वहां से कंप्लीटली खत्म कर दें हम उसके इनोकुलम को यहाँ पे।
ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, व्हाट विल डू इन दैट, वी डू द डीप समर प्लॉइंग, वी डू द सॉइल सॉइलराइजेशन फॉर द soil borne pathogens. So these are something methods that we use to eradicate it from that place. Okay, to eradicate, like we can do soil solarization. ठीक है, we can do summer plowing. Okay, now third is the protection. Okay, so for the eradication, there is a very common example that in America, when the citrus canker has become the very devastating disease over there, so there we have like they have removed, they have eradicated, means thousand and lakhs of plants, trees of citrus from there to eradicate the inoculum. So here they have cut down, they have burned all the trees of citrus to eradicate that completely. Next is the protection. So protection is that will create a barrier here. So in protection, what we'll do, we will create a barrier between the pathogen and the susceptible stage. So it could be a physical, it could be spatial, it could be chemical, whatever it could be. So here protection, what we'll do, we'll create a barrier so that, because no, we know that disease will come. When will the disease come? Disease will come when the pathogen peak stage or the active most stage is there, and on the other side there is a susceptible stage of the plant. When they coincides, the disease will occur. So what we'll do, we'll create a barrier in both of them. We can do like we can change the pH, we can change the date of sowing. These all things we can do so to protect our plant from गेटिंग डिजीज्ड. तो प्रोटेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक बैरियर को क्रिएट कर लेते हैं. तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि हमें पता है कि डिजीज कब आती है. डिजीज तब होती है कि जब पैथोजन की एक एक्टिव स्टेज रहती है, जब उसकी एक पर्टिकुलर पीक स्टेज रहती है एक्टिवनेस की, इन्फेक्शन कॉज करने की विरुलेंट स्टेज होती है, और दूसरी तरफ प्लांट की ससेप्टेबल स्टेज होती है. तब ये दोनों स्टेजेस जब कोइंसाइड करती हैं तब डिजीज होती है. तो हम क्या करते हैं, इनके बीच में एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं. जैसे कि हम पढ़ते होते हैं कि हम सॉइल की पीएच चेंज कर सकते हैं. अगर कोई एसिडिक सॉइल में ज्यादा हो रही है तो हम वहाँ पे पीएच चेंज करके बेसिक में अल्कलीन में करेंगे, या हम उसकी डेट ऑफ सोइंग को चेंज कर सकते हैं. ये सब चीजें हम प्रोटेक्ट करने के लिए उसे कर सकते हैं. नेक्स्ट होता है हमारे पास, दैट इज रेजिस्टेंस. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, so this is basically the ideal method to manage the plant disease. Okay, so we have to prevent the establishment of the pathogen over there. We have to prevent that compatible reaction between the pathogen and the host. So we have to develop the resistant as well as the tolerant varieties. Okay, for example, PBW 343, it is the resistant variety against the brown rust. Okay, so we have to create such tolerant and resistant varieties to completely or efficiently manage the plant disease. ठीक है, तो ये आपके प्रिंसिपल्स हो जाते हैं. नेक्स्ट हमें बात करनी है इसके अंदर. ओके, इसके अलावा भी वैसे होते हैं, लाइक अवॉइडेंस होता है. ठीक है, बेसिकली हम सोइंग डेट को अवॉइड के लिए यूज कर लेते हैं. एक थेरेपी भी होता है. सो थेरेपी, इन थेरेपी विल डू लाइक hot water treatment. Okay, so these two principles are added afterwards. Basically earlier there were four principles only. Later on the two more principles were added, like avoidance and therapy. Okay, now next we'll talk about some history portion. Okay, next we'll talk about some history portion. Okay, some key points only I'll tell you. First of all, the important is that uh, the first one fungicide that was developed was कॉपर सल्फेट. सबसे पहले कॉपर सल्फेट का यूज आया था. तो इसको सबसे पहले किसने बताया था? प्रिवोस्ट ने. ठीक है, तो प्रिवोस्ट ने सबसे पहले कॉपर सल्फेट को यूज किया था एज अ फंजीसाइड 1807 के अंदर. किसके लिए? वीट बंट के लिए. ओके, सो फर्स्ट वाज, ही वाज द फर्स्ट मैन who tell the fungitoxic value of the copper compounds. Next one important was that 1821 Robertson, he told us the fungicide value of sulfur against the powdery mildews. Okay, next important thing is that uh, Miladit. So from like 1882 to 1885, PME Miladit,
He did an accidental discovery of Bordeaux mixture, okay, whose ratio we know only already 5 is to 5 is to 50 gallons. Okay, this is Bordeaux mixture, copper sulfate, lime, and water. Okay, so this was the accidental discovery. This was basically against the downy mildew of grapes. ओके तो कॉपर कंपाउंड्स का सबसे पहले फंजीटॉक्सिक एक्शन बताया था प्रिवोस्ट ने इन 1807 अगेंस्ट द व्हीट बंट 1821 के अंदर रॉबर्टसन जो थे इन्होंने सल्फर फंजीसाइड का बताया 82 से 85 के बीच में मिलाडेट ने जो था एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुई किसकी बोर्डो मिक्सचर की 5:5:50 कॉपर सल्फेट लाइम एंड वाटर दैट वाज बेसिकली अगेंस्ट द डाउनी मिल्ड्यू ऑफ द ग्रेप्स ठीक है चलो नेक्स्ट आपकी इसमें आ जाती है कि फिर कॉपर सल्फेट्स का यूज जो है वो और भी कई जगह हुआ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है लाइक आफ्टर 1885 आफ्टर 2 years in 1887 there was a discovery of burgundy mixture okay there was a discovery of burgundy mixture by Mason so here instead of lime what came sodium carbonate okay so 5 is to like sometimes it is 5 is to 5 is to 50 and at some places it was given 5 is to 6 is to 50 so it's fine it's more or less same only so here copper sulfate sodium carbonate and water okay so this is burgundy mixture by Mason. Next important one was there that in same year 1887 only but we used to study about the hot water treatment na? That is was given by Jensen. So in that same year only in which year the burgundy mixture was discovered तो उसी साल के अंदर जब burgundy mixture हुआ था in 1887 तभी किसकी discovery हुई थी hot water treatment by Jensen. Okay so this hot water treatment was basically for the loose mud of wheat. Next important was the 1905 sometimes it used to be asked like in India first time the Bordeaux mixture was used for which disease so in 1904 first time in India the Bordeaux mixture was used against the leaf spot of groundnut leaf spot of groundnut okay next important fungicide was in 1921 that was the discovered by Bailey बहुत बेला था it was very free person and like free doing and he discovered what chestnut compound so in 1921 chestnut compound was discovered by Bailey and the ratio could be asked that is 2 is to 11 the 2 is copper sulfate and 11 is ammonium carbonate sorry ammonium carbonate so this is 2 is to 11 after this was like we can use this chestnut compound for damping of disease okay after this the important year was like 1934 you can remember in 1934 by Tisdale and Williams they discovered the first fungicide we can say first fungicide that was Thiram okay so they did the discovery of the dithiocarbamates Still and Williams they discovered the dithiocarbamates including the first world fungicide that was Thiram okay next important is in 1942 by the Singh so he discovered the Chobatia paste okay Chobatia paste that the ratio of the Chobatia paste is 8 is to 8 is to like we can say 1000 or sorry 10 we can say 8 is to 8 is to 10 so 8 units are of copper carbonate 8 units are of red lead and 1 liter is of linseed oil okay 8 800 gram
800 gram and in 1 liter of the oil. So 800 gram of copper carbonate, 800 gram of red lead and 1 liter of linseed oil. So that was Chobatia paste discovered by Singh in 1942. Okay, next important scientist is in 1945, that was Horsfall. Horsfall was basically related to the study of the fungicide action, and his book name was also Principle of Fungicide Action only. So you're able to remember the fungicide action is related to the horsefall. After that, in 1952, the Captan was developed. Okay, this Captan is also known as the Kittelsen killer, and it because it was discovered by Kittelsen only. Afterwards, this Kittelsen died, so the name was given Kittelsen killer. And in 1952, after 10 years, in 1962, the famous book Silent Spring by Raquel Carson, it was published. That was basically on the toxicity of pesticides. तो जो DDT था उसकी जो टॉक्सिसिटी थी उसके साइड इफेक्ट्स पेस्टिसाइड के साइड इफेक्ट्स के ऊपर ये जो बुक है ये लिखी गई थी बाय रेकिल कार्सन. बुक का नाम क्या है? साइलेंट स्प्रिंग. ठीक है. उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट आता है 1966, दैट इज श्मेलिंग एंड कुल्का. श्मेलिंग एंड कुल्का, इन्होंने फर्स्ट सिस्टेमिक फंजीसाइड. व्हाट वाज फर्स्ट सिस्टेमिक फंजीसाइड? ऑक्जेंथिन्स. ओके, ऑक्जेंथिन्स, या जिसके हम क्या कहते हैं, ऑक्जेंथिन्स किए थे. ऑक्जेंथिन्स के अंदर पहली थी कार्बोक्सिन, that is basically known as Vitavex, that we'll use for the smut diseases. Okay, okay. Next, I think this is enough for the history. Important कवर हो गए हैं. ओके, इसके अलावा कुछ चीजें लाइक जैसे 1914 है आपका डिपा एक्ट, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, इंसेक्ट्स एंड पेस्ट एक्ट हो गया आपका. उसके बाद है डिपा एक्ट 1946, दैट इज DPPQS, Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, that is in Faridabad, Haryana. Okay, Faridabad, Haryana. And after that you can learn about remember about in 1968 your Insecticide Act has been passed. Insecticide Act 68. And in 1971 the insecticide rules came. Okay, I think this much is sufficient for you. So एक बार अच्छे से इसको रिवाइज कर लेते हैं. ओके, प्रिंसिपल्स हमने देख लिए. देखो, सबसे पहले 1807 के अंदर प्रिवोस्ट ने कॉपर की फंजीसाइड जो एक्टिविटी है ये बताई थी. किसके लिए? वीट बंट के लिए. 1821 के अंदर, मतलब रॉबर्टसन का, अगर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी रहे तो एटलीस्ट साइंटिस्ट का नाम रिलेट करना. रॉबर्टसन ने 1821 के अंदर सल्फर की फंजीसाइड एक्टिविटी बताई थी अगेंस्ट दी पीच पाउडरी मिल्ड्यू. सल्फर कौन पाउडरी मिल्ड्यू? पीच पाउडरी मिल्ड्यू बताई थी. 82-85 के अंदर इन्होंने मिलाडेट ने, जो पीएम में मिलाडेट है, इन्होंने पॉडो मिक्सचर की थी. एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी. 5:5:50 कॉपर सल्फेट लाइम एंड 50 गैलन्स ऑफ वाटर अगेंस्ट द डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स. 87 के अंदर बरगंडी मिक्सचर की डिस्कवरी हुई है बाय मैसन. तो इसमें क्या है कि कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट एंड, तो लाइम की जगह सोडियम कार्बोनेट आता है. सेम ईयर के अंदर ही 1887 के अंदर जेंसन ने हॉट वाटर ट्रीटमेंट जो है इसे दिया था. 1904 के अंदर इंडिया के अंदर सबसे पहले बोर्डो मिक्सचर का यूज हुआ था. किस डिजीज के लिए? लीफ स्पॉट ऑफ ग्राउंडनट के लिए. 1921 के अंदर बेली जो है इन्होंने चेस्टनट कंपाउंड की डिस्कवरी की थी 1921 में. 2:11, ठीक है, 21, तो इसे याद रखना 2:1. सो 2:11 का रेशियो रहता है. 2 फॉर द कॉपर सल्फेट एंड 11 फॉर द अमोनियम कार्बोमेट. एंड दिस चेस्टनट कंपाउंड इज बेसिकली यूज्ड फॉर द डैम्पिंग ऑफ डिजीज. 34 के अंदर टिस्डेल और विलियम्स किससे रिलेटेड है? इन्होंने सबसे पहले डायथायोकार्बोमेट्स की डिस्कवरी की थी, जिसमें इंक्लूड होता है फर्स्ट फंजीसाइड जो हमारा है थायराम. 1942 के अंदर सिंह ने चौबटिया पेस्ट की थी. दैट रेशियो इज 8:8:10. वी कैन रिमेंबर दैट 800 grams of copper carbonate
800 ग्राम ऑफ रेड लेड और 1 लीटर ऑफ लिंसेड ऑयल। ठीक है। 1945 के अंदर हॉर्सफॉल, हॉर्सफॉल किससे रिलेटेड है? फंजीसाइड एक्शन से। 52 के अंदर कैप्टान की डिस्कवरी हुई थी जिसको क्लिटेंसन किलर बोला जाता है, क्लिटेंसन ने की थी। 62 के अंदर 10 साल के बाद बहुत फेमस बुक पेस्टिसाइड्स के जो बैड इफेक्ट्स होते हैं, इल इफेक्ट्स होते हैं, उनके ऊपर लिखी गई थी, डीडीटी के लिए स्पेशली। साइलेंट स्प्रिंग बाय रैकल कार्सन। 66 के अंदर पहली सिस्टेमिक फंजीसाइड की डिस्कवरी हुई थी बाय श्मेलिंग एंड कुल्का, दैट वाज ऑक्जेंथिन फंजीसाइड्स, जिसमें आती है कार्बोक्सिन, जिसको हम वाइटावेक्स भी कहते हैं। इसके अलावा हमने पढ़े हैं 1914 में डीपा एक्ट आया था, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट। 1946 में डीपीपीक्यूएस, फरीदाबाद हरियाणा। 1968 इंसेक्टिसाइड एक्ट और 1971 इंसेक्टिसाइड। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं इसके अंदर कुछ क्वारंटीन से रिलेटेड चीजें हम पहले देख लेते हैं इसमें। तो क्वारंटीन की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो इम्पोर्टेंट चीजें क्या रहती हैं हमारे पास कि you should know कि what are the important epidemics that have occurred, or you should know that what major pathogens have came from the outside into the India. They have introduced into the India from different countries. तो ये मेजरली आपको पता है इसके अंदर, बस एक दो मैं बता देती हूँ इसके अंदर, लाइक कॉफी रस्ट फ्रॉम श्रीलंका in 1879, late blight of potato from Europe. Okay, then flax smut from Australia. Flax smut was came from introduced from Australia. Other than that, the downy mildew of grapes, it also came from the Europe. Bunchy top of banana, ठीक है, banana bunchy top, that came from Sri Lanka. Okay, apple scab from America, sorry UK, apple scab from UK. ओके, दीज वाज फ्यू, तो ये आप एक बार देख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ये जनरल चीजें हैं। अच्छा, अब इसके अलावा आपके पास होता है कि क्वारंटीन के अंदर इंपॉर्टेंट एक रहता है फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। तो फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट क्या होता है कि एक रिटर्न सर्टिफिकेट होता है कि जो कि एक्सपोर्ट कंट्री जो है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ मंगवाया, हमने बाहर से एक्सपोर्ट कराया कोई प्लांटिंग मटेरियल, इंपोर्ट करवा रहे हैं हम, तो जो कंट्री भेज रही है, फॉर एग्जांपल वी हैव importing a particular plant, a particular seed from Australia. So that particular country who are exporting that planting material, they have to give a phytosanitary certificate along with the planting material, which ensure that this planting material is free from these particular types of pest or diseases or any sort of contamination that could be introduced in our country. So they have to give that certificate along with the planting material, and that will go through the NBPGR. And if it is free from there the quarantine measures should be taken, the plant will be grown in isolation, and if it was found that okay it is healthy, then only it can be grown in our कंट्री। तो ये चीज पहले ध्यान दी जाती है कि जब फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट दिया जाता है, एक्सपोर्ट कंट्री देती है प्लांटिंग मटेरियल के साथ, कि हमारा जो ये प्लांटिंग मटेरियल है ये उन पर्टिकुलर पेस्ट डिजीज जो कि आपकी कंट्री में नहीं है, जिनका आपको रिस्क है, उनसे ये कंप्लीटली फ्री है। फिर जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस चीज का होता है, जेनेटिक मटेरियल का या प्लांटिंग मटेरियल का, वो एनबीपीजीआर के थ्रू होता है जो न्यू दिल्ली में है। तो वहां पर ये क्वारंटीन के लिए रखी जाती है, इन्हें ग्रो करवाया जाता है आइसोलेशंस में। जब इन्हें ये अप्रूव हो जाता है कि ये फ्री है किसी भी तरीके की कंटामिनेशन, पेस्ट या डिजीज से, तब उसके बाद ही इसे ग्रो करवाया जाता है। ओके, चलो, अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपकी आ जाती हैं, दैट इज कि आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक होता है एसपीएस एग्रीमेंट, क्वारंटीन से रिलेटेड टर्म है एसपीएस एग्रीमेंट। एसपीएस एग्रीमेंट, व्हाट इट मींस, this the full form is sanitary and phytosanitary measures. Okay, sanitary and phytosanitary measures that came in like 1st of January 1995. Okay, with the creation of WTO. So two things you can remember, like WTO, World Trade Organization, and SPS, that is Sanitary and Phytosanitary Agreement, both were from 1st Jan 1995. Okay, so what does this agreement tell us? So basically, this agreement will give the power to a particular country that they could develop, they could determine their own standards. Okay, but all the regulations for these import export of the planting materials or something, this should be like scientifically based. They could make their own regulation, but it could be scientifically based, and they should ensure that there is no harm to any sort of animal. They
no harm to any sort of plant or human beings. And these means the country should not discriminate between the another countries. Okay, so every rule and regulation will be similar for all the countries. ठीक है, तो एसपीएस एग्रीमेंट क्या होता है? सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी एग्रीमेंट जो होता है, ये डब्ल्यूटीओ के साथ ही आया था। जब डब्ल्यूटीओ आया था 1 जनवरी 1995 में, तो ये जो एग्रीमेंट है, ये एक पावर देता है एक पर्टिकुलर कंट्री को, जो ये डिटरमाइन करते हैं कि हमारे खुद के स्टैंडर्ड्स हमें रखने हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर। जो भी हमें प्लांटिंग मटेरियल का करना है, जैसे भी हमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना है, हम खुद के रेगुलेशंस रखेंगे, हम खुद का क्राइटेरिया रखेंगे। लेकिन कंडीशन ये होती है कि वो साइंटिफिकली बेस्ड होना चाहिए, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है, और प्लांट एनिमल कोई भी लिविंग बीइंग की जो हेल्थ है उससे कुछ भी मतलब रिस्क फैक्टर नहीं होना चाहिए वहां पे। ओके, सो दिस वाज एसपीएस। And next, the important thing we should discuss about the classification of fungicides only, because that is much important here and for your exams also. So when we'll talk about the classification of fungicides, so classification of fungicide, there are the different criterias for the classification of fungicide. So beginning with the different criteria, the first criteria for the classification of fungicide is that its mobility in plant. Okay, so this is very important. Do listen. Classification of fungicide. Okay, so classification of fungicide, the first criteria is the mobility in the plant. Okay, based on this, there are two type of fungicide. First is the contact fungicide, and second is the systemic fungicide. Okay, so what does this mean? Contact fungicide means because it will be not, we can say, absorbed in the plant tissue. It will not go inside and move inside the plant tissue. It will just remain wherever it is sprayed. It will remain on the surface. It will remain on that particular location only. Okay, so it is non-penetrating basically. It is non-penetrating. It will be there in the particular place only, localized only. And when we'll talk about the systemic, it is penetrating, it is mobile, so it will move throughout the plant. So systemic means throughout the plant. Okay, so here, as we know, it do not penetrate, it do not move throughout the plant. We have to repeat it again and again. These type of, we have to give the repeated sprays of these fungicides, and in that we do not need to give much of the sprays. Okay, so in contact fungicide, basically the copper and sulfur fungicides came, and in systemic there are basically benzimidazoles, like your most favorite Bavistine or carbendazine came here. Benzimidazoles. Okay, so these came in the systemic fungicides. Next criteria for the classification of fungicide is that based on their mode of action. Okay, so based on their mode of action, that is a very important criteria we can say. So here see, based on mode of action. Okay, so first is the eradicants. अब इरेडिकेंट क्या होता है? इरेडिकेंट होते हैं ऐसे केमिकल्स जो जब भी हम प्लांट सरफेस के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो इरेडिकेंट बेसिकली अप्लाई किए जाते हैं इन्फेक्शन के बाद। ठीक है, इन्फेक्शन के बाद हम करते हैं, क्योंकि इरेडिकेशन इन्फेक्शन के बाद ही होता है। तो इन्फेक्शन के बाद ऐसे केमिकल्स जिनको जब हम प्लांट सरफेस के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो उस पैथोजन को वो कंप्लीटली वहां से खत्म कर देंगे, कंप्लीटली उसे किल कर देते हैं, जिससे कि आगे का कोई भी फर्दर इन्फेक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, इनकी थोड़ी पेनिट्रेशन एबिलिटी जो होती है वो थोड़ी कम होती है, बट इनका बेसिकली काम होता है कि उसको कंप्लीटली पैथोजन को किल कर देना वहां से। ओके, सो टू किल द पैथोजन। ठीक है, उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन कोड से, उस इन्फेक्शन जो लोकेशन है वहां से उसे कंप्लीटली जो है वो किल कर देना। और इरेडिकेंट्स के अंदर हमारे पास जो एग्जांपल आते हैं, दैट इज लाइम सल्फर, दैट इज बोर्डो मिक्सचर। ओके, and also the organomercurial fungicides. Okay, so eradicant,
ऐसे chemicals which when applied to the plant surface, they completely kill the pathogen from that particular infection point, and that includes lime sulfur, Bordeaux mixture, organomercurial fungicides. Second important category under the mode of action is the protectant. So we know protectant will do before the infection. So these are such chemicals which are applied to the plant surface before the attachment, before the infection of the pathogen to prevent the infection to occur. Okay, so these protectants are basically the contact fungicides. Okay, so these are non-systemic. Protectants are basically the contact fungicides. So what we can include in the protectants? We can include the यू कैन रिमेम्बर द प्रोटेक्टेंट्स बेस्ड ऑन कि आप जब ट्रीटमेंट करवाते हो पहले हम जितनी भी डिजीजेस के अंदर पढ़ते हैं हम ट्रीटमेंट करवाते हैं हम किससे करवाते हैं हम कैप्टान से कराते हैं हम थायराम से कराते हैं हम बाविस्टिन यूज करते हैं कार्बेंडाजिम से हम ट्रीट कराते हैं हम कार्बोक्सिन्स लेते हैं ठीक है वाइटावेक्स से कराते हैं प्लांटावेक्स से कराते हैं तो जिनसे भी हम जनरली आप देखते हो कि हम इसको ट्रीट करवाते हैं बिफोर सोइंग बिफोर प्लांटिंग सो दैट आर बेसिकली योर प्रोटेक्टेंट्स. Okay, these are basically contact fungicide that will protect your plant from the infection. So Captan, Thyram, Bavistine, Vitavex, Plantavex, these are the protectants. Okay, next is these are dithiocarbamates. Okay, next is the therapitant. Okay, now you know when you need the therapy when you are infected. Okay, when you're diseased, when you're ill, you need the therapy. So therapeutants are also the curative. These are basically medicines. These are curative chemicals. Okay, so when the pathogen enter into the plants, these are the curative chemicals that enter into the plants and they'll kill the pathogen inside the plants. Okay, so basically we are giving the chemotherapy. These are medicines. These are curative chemicals. So these include therapeutants include the systemic fungicide because here contact will not cover. Na? You have to the infection is there in the body. You have to give systemic fungicide so that it moves into the plant. It can cure the plant completely. Okay, so the systemic fungicides will come here. After that, the another category is antisporulants. Okay, so basically you can see here like eradicants and protectants. These are generally contact fungicides. Okay, and the therapeutants because it have to cure the plant. So these are systemic fungicides. Okay, so next category is antisporulants. Okay, antisporulants. These are such chemicals that will prevent the sporulation of fungal pathogen. Okay, so here it is like the uh, phenanthrene. Okay. It's okay if you will remember or not, it's fine. You have to remember like first three categories, eradicants, protectants, and therapeutants. Eradicant protectant is called the contact fungicide, therapeutants are systemic fungicides. Eradicant includes the lime sulfur, Bordeaux mixture, organomercurial fungicides. Protectant like treatments and all, Captan, Thyram, Bavistine, Vitavex, Plantavex, and therapeutant includes the systemic fungicides. Done? Okay. Now, next criteria is that we have to classify based on their chemical group we can see their chemical nature. Okay, so based on the chemical nature we can see that it is a sulfur fungicide. Okay, sulfur fungicide, so we know that it could be wettable sulfur, it could be dusting sulfur, it could be inorganic or organic. Okay, so that your dustable sulfurs, your wettable sulfur, your lime sulfur, these all come in the inorganic. The organic sulfur category. The organic sulfur category is डाइथायोकार्बमेट. ठीक है, ऑर्गेनिक सल्फर. इनऑर्गेनिक में डायरेक्टली जो आप डस्ट करते हो सल्फर पाउडर, आप वेटेबल फॉर्म में डालते हो, आप लाइम सल्फर डालते हो, दैट आर इनऑर्गेनिक सल्फर्स. ऑर्गेनिक सल्फर्स को हम क्या कहते हैं? डाइथायोकार्बोमेट्स कहते हैं. ठीक है. Second category based on the chemical nature that are the copper fungicides. Okay, so in copper fungicides also like there are different sort of that we use like uh, Bordeaux mixture, Bordeaux paste, Burgundy mixture, chestnut compound, okay, copper oxychloride.
Chobatia paste. So these all includes the copper. So these all are the copper fungicides. Okay, so these are the copper fungicides. Next category is the mercuric fungicide. Okay, mercuric fungicides, these are not used because it is a heavy metal, so it is not used. So you can note, no need to remember it. Next important categories are the heterocyclic nitrogenous compound. Okay, heterocyclic nitrogenous compound. और इसमें जो सबसे important आपको ध्यान रखना है that is कैप्टान. So it is the first heterocyclic nitrogenous compound discovered. So that was captan, Claytonson killer. Okay, so this captan or captafol, these are heterocyclic nitrogenous compound. तो ये कैटेगरीज कौन सी पढ़ी है? देखो हमने सल्फर फंजीसाइड पढ़ी, उनकी केमिकल नेचर की, उनके पास सल्फर है. अब सल्फर फंजीसाइड दो तरीके के हैं, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है. इनऑर्गेनिक जिसमें वेटेबल आ जाएंगे, डस्ट आ जाएगा, लाइम सल्फर आ जाएगा. ऑर्गेनिक फंजीसाइड, ऑर्गेनिक सल्फर वाले जो फंजीसाइड है जिन्हें हम डाइथायोकार्बोमेट्स कहते हैं. कॉपर फंजीसाइड में जितने भी हमने पीछे पढ़ी, बरगंडी मिक्सचर, चौबटिया पी, सब कुछ ये सारे के सारे कॉपर फंजीसाइड्स हो गए. कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हो गया. मर्क्यूरी को हम यूज नहीं करते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं तो इनके रेजिडुअल इफेक्ट्स काफी हैं. हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल ही आपको एक ध्यान रखना है, दैट इज कैप्टान. तो पहला हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड है. ठीक है, चलो. अब इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो आपकी एक होती है वो होती है ऑर्गेनोफॉस्फेरस. कौन सी होती है ये? ऑर्गेनोफॉस्फेरस. ऑर्गेनोफॉस्फेरस के अंदर एक ध्यान रखना आप, मतलब दो आप ध्यान रख सकते हो इसके अंदर. दोनों इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जांपल बताऊंगी मैं. एक होता है आपका फॉस्फेटाइल एल. इसका रीजन बताऊंगी इसको आगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको नाम क्यों याद रखना है. एक फॉस्फेटाइल एल याद रखना है इसमें. एक आपको ध्यान ही होगा इसके अंदर आता है प्रोपिकोनाजोल, क्योंकि फॉस्फेट कंपाउंड प्रेजेंट होता है इनके अंदर. फॉस्फोरस दिया हुआ है ना, ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड प्रेजेंट है. ठीक है, तो फॉस्फेटाइल एल और प्रोपिकोनाजोल ये किस में आते हैं? आपके ऑर्गेनोफॉस्फेरस के अंदर आते हैं. फिर एक होती है कैटेगरी फिनाइलमाइड. फिनाइलमाइड के अंदर आते हैं एसाइल एलेनिन्स. ओके, ऑक्जेंथिन्स आते हैं. ऑक्जेंथिन्स के अंदर होते हैं आपके वाइटावेक्स और प्लांटावेक्स. वाइटावेक्स को हम बोलते हैं कार्बोक्सिन और प्लांटावेक्स को हम बोलते हैं ऑक्सीकार्बोक्सिन. आई एम नॉट फोकसिंग ऑन द राइटिंग बिकॉज वी हैव लॉट्स टू कवर. तो आई थिंक मैं डिक्टेट कर रही हूँ, यू आर एबल टू listen that, you are able to clear that in your head. Okay, so organophosphorus includes phosphatyl al and propiconazole. Phenylamides includes acyl alanines. Oxanthin includes the Vitavex and Plantavex. After that, these are just important fungicides you have to remember. Okay, now next important category is based on, okay, now you have to remember, like we have studied na contact fungicide and systemic fungicide. So a broad classification if will tell you na ki which are contact fungicide, which are systemic fungicide. So see, copper, sulfur, mercury, heterocyclic, benzene compounds. Okay, and then these all what we have studied na, these all are the contact fungicides. These all are contact fungicides. The example of systemic fungicides that are benzimidazoles, benzimidazoles. Okay, then oxanthin is here. Here, copper, sulfur, mercury, then heterocyclic. Okay, these are in contact. Benzimidazole, oxanthin, triazoles like propiconazole, tricyclozole. These zoles one are there in systemic. Then strobin, azoxystrobin, trifloxystrobin. These are in systemic. Then we can say important one is um, phenylamides. Phenylamides, in this, the most important example that you used is the metalaxial. Okay, so now don't get confused. I'll revise it, just important things. See, sulfur based fungicide you know only, copper you know, heterocyclic is Captan.
Then organophosphorus include the phosphatile AL, it includes the propiconazole. Phenylamide में आते हैं एसाइल एलिनीन, जिसमें इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है आपका मेटल एक्सेल का. ऑक्जेंथिन्स में आते हैं वाइटावेक्स और प्लांटावेक्स, दैट आर कार्बोक्सिन एंड ऑक्सीकार्बोक्सिन. देखो अब कॉन्टेक्ट फंजीसाइड्स के अंदर कौन से आ जाएंगे, कॉपर वाले आ जाते हैं, सल्फर के आ जाते हैं, मरकरी के आ जाते हैं, हेट्रोसाइक्लिक जिसमें हमने कैप्टान को पढ़ा. सिस्टेमिक के अंदर आ जाते हैं बेंजीमिडाजोल, कार्बेंडाजिम वगैरह आ गए इसमें. ठीक है, बाविस्टिन आ गया. इसके अलावा जो ऑक्जेंथिन हमने पढ़े हैं ये भी सिस्टेमिक में आ जाते हैं. ट्रायाजोल्स जो होते हैं, ठीक है, प्रोपिकोनाजोल ये आ जाते हैं. स्ट्रोबिन्स वाले आते हैं, जोक्सिस्ट्रोबिन वगैरह, और मेटालेक्सिल, ये सारे सिस्टेमिक फंजीसाइड्स होते हैं. ठीक है, चलो अब अगली इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है इनकी एक मूवमेंट के हिसाब से, जिसका एक क्वेश्चन डायरेक्टली आपका बन सकता है कि इनकी मूवमेंट किस डायरेक्शन के अंदर होती है प्लांट्स के अंदर. तो एक होता है एक्रोपिटल मैनर. एक्रोपिटल का मतलब होता है अपवर्ड जाना. ठीक है, ए एकदम स्टार्टिंग में होता है ना, तो एकदम टॉप में जाएगा वो, ए के लिए, ए ग्रेड के लिए सबसे टॉप में जाएगा. तो एक्रोपिटल होता है अपवर्ड जाना. अपवर्ड किसके थ्रू जाएगा, फिर वो जाइलम के थ्रू जाएगा, क्योंकि जाइलम क्या होता है, रूट से जो है वो ऊपर प्लांट्स तक वाटर न्यूट्रिएंट्स को लेकर जाता है. तो एक्रोपिटल मैनर जो होता है ये जाइलम के थ्रू जाते हैं, अपवर्ड मूवमेंट करती है फंजीसाइड्स. तो इसके अंदर मेनली ज्यादातर जो फंजीसाइड्स होती हैं आपकी, वो कौन सी होती हैं, एक्रोपिटल मैनर में मूव करती हैं. फिर दूसरी इसकी वाइस वर्सा आ जाती है हमारे पास बेसिपिटल. ठीक है, बेसिपिटल यानी कि डाउनवर्ड मूवमेंट होगी. डाउनवर्ड मूवमेंट के अंदर हमारी कुछ डिफरेंस ही आ जाती है, तो आप नहीं भी याद रखोगे तो ठीक है, इट्स ओके. ध्यान ये रखना है कि ज्यादातर फंजीसाइड्स एक्रोपिटल मूव करती हैं. अब एक जो काफी इंपॉर्टेंट, जो मैंने पीछे आपको कहा था कि आपको फॉसेटाइल याद रखना है ऑर्गेनोफॉस्फोरस में, वो इसलिए याद रखना है कि जो ये फॉसेटाइल एएल होता है, इसकी कैपेबिलिटी होती है कि ये दोनों डायरेक्शन में मूव करती है. सो ऐसी कौन सी फंजीसाइड्स है दैट मूव्स बोथ इन द एक्रोपिटल एंड द बेसिपिटल मैनर, दैट बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो दैट इज फॉसेटाइल AL. So this you should remember. Okay. Now, next important and very important thing, you have to give the specific fungicide and their site of action. Okay, like which part they will attack, which metabolic process they will affect to the pathogen. Okay, so this is the important one. Okay, first will relate it to the RNA and DNA synthesis. Okay, we'll talk about RNA and DNA synthesis. RNA and DNA synthesis is firstly the phenylamides. That means metal axial. मेटल एक्सियल जो होते हैं ये आरएनए की सिंथेसिस को रोकते हैं. मेटल एक्सियल क्या करते हैं, आरएनए की सिंथेसिस को रोकते हैं. ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट रखना है. इसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट है, वैसे तो बहुत सारी हैं ये, बिकॉज जो हम कॉमनली यूज करते हैं इसके अंदर फंजीसाइड, जिसके नाम आपको थोड़े याद है, हम सिर्फ उसकी बात करेंगे इसके अंदर. ठीक है, हम सारे नहीं लेके चलेंगे इसके अंदर, तो मेजर मेजर देखेंगे बस. ठीक है, तो अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी पहले मेटल एक्सियल. मेटल एक्सियल क्या करती है, आरएनए सिंथेसिस जो है ये उसे रोक देती है. ठीक है, अगली हमारे पास इंपॉर्टेंट होती है सेल डिवीजन के लिए. ठीक है, सेल डिवीजन के लिए, सेल डिवीजन के अंदर हम बात करते हैं अगर, तो सेल डिवीजन को रोकने वाले होते हैं आपके बेंजीमिडाजोल्स. यानी कि माइटोसिस लिख दो या सेल डिवीजन इनहिबिटर लिख दो, तो इसमें आते हैं आपके बेंजीमिडाजोल्स. ठीक है, जिसमें हमारे कार्बोक्सिन्स, सॉरी कार्बोक्सिन्स नहीं, कार्बेंडाजिम, बाविस्टिन, बिनोमाइल, ये सारे जो होते हैं क्या करते हैं, ये सेल डिविजन्स को रोकते हैं. ये एक इंपॉर्टेंट हो गया आपके पास. फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है जैसे कि आपके जो ऑक्जेंथिन्स है. ठीक है, ऑक्जेंथिन यानी कि वाइटावेक्स और जो प्लांटावेक्स आ जाते हैं, इनका बेसिकली होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज को रोकना. सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिटर. सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिटर जो होता है ये मेनली रेस्पिरेशन के अंदर, क्रेब्स साइकिल के अंदर रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है. तो इसे रोकने का काम या कौन करता है, ऑक्जेंथिन्स करते हैं. यानी कि वाइटावेक्स और प्लांटावेक्स जो होते हैं, इनका काम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, यानी कि रेस्पिरेशन को रोकने का काम होता है इनका. ठीक है, अच्छा अब जो डिनो कैप होती है, पाउडर मिल्ड्यू के अगेंस्ट भी हम यूज कर लेते हैं.
डिनो कैप जो होती है, डिनो कैप का बेसिकली जो मोड ऑफ एक्शन, साइट ऑफ एक्शन जो होता है इसका, वो होता है इसका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को ब्रेक डाउन करना। ठीक है, ओपी को, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को ब्रेक डाउन करना जो होता है वो इसका टारगेट होता है। फिर जो हमारे क्विनोल बेस्ड होते हैं, यानी कि जो स्ट्रोबिल्यूरिन होते हैं, स्ट्रोबिल्यूरिन जो होते हैं इनका काम होता है, ये भी मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को ब्रेक करती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को ब्रेक करती है। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते रहते हैं साइटोक्रोम वगैरह से, वहां पर ये इफेक्ट करती है इसके अंदर। ओके, इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट आपकी आ जाती है, जैसे कि प्रोपिकोनाजोल है। ये प्रोपिकोनाजोल जो होते हैं ये स्टिरोल के बायोसिंथेसिस को रोकते हैं। ठीक है, स्टिरोल बायोसिंथेसिस को रोकते हैं। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके मोड ऑफ एक्शन हो जाते हैं इनके। ठीक है, तो एक बार मैं आपको मेन मेन वापस बता देती हूँ जो जो अभी हमने पढ़े हैं। तो अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हमने पढ़ा जो स्ट्रोबिलुरिन्स हैं, यानी कि एजॉक्सिस्ट्रोबिन हो गया, ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन हो गया, इनका काम होता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है ये उससे रोकता है। ठीक है, फिर जो आपके बेंजीमिडाजोल्स होते हैं, बिनोमाइल्स होते हैं, इनका काम होता है माइटोसिस को रोकना या सेल डिवीजन को रोकना। ठीक है, इनका बेसिकली ये काम रहता है। अच्छा, इसके अलावा जो कैप्टान है, ठीक है, कैप्टान जो होता है, कैप्टान का बेसिकली काम होता है कि इसके अंदर ये NH2 ग्रुप के साथ या SH ग्रुप के साथ जुड़ के उन एंजाइम्स को इनएक्टिवेट कर देता है, यानी कि जहां पे भी NH2 और SH होते हैं उन एंजाइम्स को ये इनएक्टिवेट कर देता है। फिर हमने पीछे पढ़ा था कि कार्बोक्सिन और ऑक्सी कार्बोक्सिन जो होते हैं ये क्या करते हैं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज यानी कि रेस्पिरेशन को रोकते हैं ये। डिनो कैप का हमने बेसिकली देखा है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को अनकपल कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है उसे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इंपॉर्टेंट आपका रहता है इसके अंदर, जैसे कि मेटल एक्सिल और मैंकोजेब हम पढ़ते हैं। ठीक है, मेटल एक्सिल और मैंकोजेब जो हम पढ़ते हैं इसके अंदर, जैसे मेटल एक्सिल आपका फिनाइलमाइड में आता है, तो मेटल एक्सिल बेसिकली RNA सिंथेसिस को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, मैंकोजेब का काम भी ये होता है, प्रोटीन एंजाइम को तोड़ने का काम होता है इसके अंदर। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके फंजीसाइड्स हैं जिनके मोड ऑफ एक्शन आपको पता होने चाहिए। इसको अच्छे से दोबारा सुन लेना एक बार, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए, इनमें से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है, अच्छा, अब आगे मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर कि कुछ स्पेसिफिक डिजीजेज होती हैं जिनके लिए हम स्पेसिफिक फंजीसाइड्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो जब अगर डिजीज से कोई क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है तो कुछ स्पेसिफिक फंजीसाइड्स हम बहुत ही स्पेसिफिक डिजीज के लिए यूज करते हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं, जैसे कि पहला, जब हम ओमाइसिड्स के अगेंस्ट बात करते हैं, तो जब भी हम ओमाइसिड्स की बात करते हैं हमारा पहला होता है कि हम रिडोमिल डालते हैं, है ना। हम मेटल एक्सिल को यूज करते हैं, वी यूज मेटल एक्सिल इन दैट, अलोंग विद दैट वी कैन यूज फॉसेटाइल AL इन दैट। फॉसेटाइल AL दैट वाज ऑर्गेनोफॉस्फोरस फंजीसाइड्स दैट मूव्स बोथ इन द एक्रोपिटल एज वेल एज द बेसिपिटल मैनर। ओके, सो ओमाइसिड्स के लिए हम मेटल एक्सिल डालते हैं, हम फॉसेटाइल AL डाल सकते हैं। सेकेंड कैटेगरीज होती है हमारे पास पिरामिडिन्स। Pyrimidines. Basically, these pyrimidines are used for the powdery mildew. Pyrimidines are used for the powdery mildews. Next is carboxyn. Carboxyn is basically Vitavex, and we use the Vitavex against the smut. On the other side, next is oxycarboxyn, that we call Plantavex, and that we will use against rust. Okay, now next is the Dinocap. Okay, that we will use with cucurbit powdery mildew. Now here a very important question arises, that why in the case of powdery mildew we use the pyrimidines and specifically for the cucurbit powdery mildew we are using the Dinocap. तो कुकुरबिट्स के अगेंस्ट हम नॉर्मल जो सल्फर फंजीसाइड्स होते हैं उन्हें क्यों नहीं यूज कर सकते? इसका आंसर मैं अभी आपको दूंगी आगे, पहले हम ये एक कंप्लीट करते हैं। तो ओमाइसिड्स के लिए मेटल एक्सिल और फॉसेटाइल AL है, पिरामिडिन हम पाउडरी मिल्ड्यू के लिए यूज करते हैं, और कार्बोक्सिन जिसे हम वाइटावेक्स कहते हैं वो स्मट के लिए होता है, ऑक्सीकार्बोक्सिन जिसे प्लांटावेक्स कहा जाता है वो रस्ट के लिए होता है, डिनोकैप हम जो है स्पेसिफिकली कुकुरबिट के पाउडरी मिल्ड्यू जो है इनके लिए हम यूज करते हैं।
ठीक है, इसके अलावा जैसे हम मैंकोजेब डालते हैं, तो मैंकोजेब को आप देखोगे जब हम डिजीज वाले जो क्लासेस हमने पढ़ी है उसके अंदर आप देखोगे कि मैंकोजेब को हमने एंथ्रेक्नोज या लीफ स्पॉट के लिए यूज किया हुआ है। एंथ्रेक्नोज लीफ स्पॉट डिजीज के लिए हम मैंकोजेब जो है इसे हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपके डिजीजेस के अगेंस्ट जो जो मेन मेन हम यूज करते हैं फंजीसाइड्स, तो इसका आपके पास आ जाता है। ओके, चलो अब इसके अंदर अगली इंपॉर्टेंट चीज जो है जो हमें पढ़नी है वो हमें देखना है। इसके अंदर डिफरेंट हम फॉर्मुलेशंस की बात करते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको इसमें और बता देती हूँ कि अ, जैसे कि आपसे कई बार जनरेशन के बेस पे भी क्वेश्चन अगर बन जाए तो ठीक है, तो मेनली हमारे पास फर्स्ट जनरेशन फंजीसाइड होते हैं, सेकंड जनरेशन फंजीसाइड होते हैं, थर्ड जनरेशन फंजीसाइड होते हैं। इसके अलावा एक होते हैं न्यू जनरेशन फंजीसाइड और एक होते हैं रिसेंटली डेवलप्ड फंजीसाइड। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर न्यू जनरेशन, फिर रिसेंटली डेवलप्ड। फर्स्ट जनरेशन के जो हमारे फंजीसाइड्स होते हैं इन्हें कहा जाता है ट्रेडिशनल प्रोटेक्टेंट। ये बहुत पुराने जमाने से हो रहे हैं, बहुत ट्रेडिशनल है, ऐसे प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता था कि आगे जाइए एज ए इरेडिकेंट भी करता है कुछ भी, तो इसको ट्रेडिशनल प्रोटेक्टेंट्स हम जनरली बोलते हैं। इसके अंदर आ जाते हैं सल्फर वाले और कैप्टान। तो ये फर्स्ट जनरेशन फंजीसाइड है, सल्फर और कैप्टान जो है ये फर्स्ट जनरेशन के प्रोटेक्टेंट्स की तरह हो गए। सेकंड जनरेशन जो फंजीसाइड्स होती है इन्हें साइट स्पेसिफिक फंजीसाइड कहते हैं। इनके अंदर हमारी ऑक्जेथिन फंजीसाइड्स आ जाती हैं, विटावेक्स वाइटावेक्स प्लांटावेक्स जो होती हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं, साइट स्पेसिफिक यानी सेकंड जनरेशन के अंदर आ जाती हैं। थर्ड जनरेशन भी आपकी साइट स्पेसिफिक होती है, इसके अंदर हमारे पास मेटल एक्सियल आती है मेजरली, कॉमन जो हमें याद रखना है। तो इसमें मेटल एक्सियल आती है थर्ड में। न्यू जनरेशन के अंदर आती है स्ट्रोबिल्यूरिन, जिनमें कुछ डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन हो गया। ठीक है, और रिसेंटली डेवलप्ड के अंदर आ जाती है बेंजामाइड। ओके, फर्स्ट जनरेशन फंजीसाइड्स को हम ट्रेडिशनल प्रोटेक्टेंट बोलते हैं जिनमें सल्फर और कैप्टान आता है। सेकंड को हम साइट स्पेसिफिक है जिसमें ऑक्जेंथिन आती है। थर्ड के अंदर मेटल एक्सियल आती है। फोर्थ में जो न्यू जनरेशन है उसमें स्ट्रोबिल्यूरिन आती है और रिसेंटली डेवलप्ड में बेंजामाइड्स आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा एक हमारे पास होती है एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स। एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स कौन सी होती हैं? ठीक है, ऐसी एंटीबायोटिक्स जो कि फंजाई के अगेंस्ट काम करती हैं। तो एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स जो होती हैं उसमें आती है ओरियोफंजिन, ग्रीसियोफल्विन, ठीक है, और साइक्लोहेक्सामाइड। ओरियोफंजिन, ग्रीसियोफल्विन, साइक्लोहेक्सामाइड्स ये एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स होते हैं। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें फंजीसाइड से रिलेटेड जो है ये हमने पढ़ी यहाँ पे। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अब कुछ फंजीसाइड फॉर्मुलेशंस के बारे में भी छोटा सा देख लेते हैं हम। अगर हम बात करते हैं फंजीसाइड फॉर्मुलेशंस के बारे में, ठीक है, फंजीसाइड फॉर्मुलेशन की बात करते हैं तो इसमें एक मेजरली जो पार्ट होता है वो होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट। जो मेजर आपका जो मेन उसके अंदर जो एक्शन करने वाला पार्ट होता है दैट इज एक्टिव इंग्रेडिएंट। ठीक है, तो अब ये जो होता है ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम यूज करते हैं। जैसे कि दो मेजर कैटेगरीज होते हैं कि या तो आपकी फंजीसाइड जो होती है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर होती है या वो फंजीसाइड जो होती है वो सॉलिड या ड्राई फॉर्म में होती है। अब लिक्विड के अंदर जो मेजरली होती है जो सबसे कॉमनली आप देखते हो वो होता है ईसी। कोई भी फंजीसाइड के नाम के आगे ईसी लिखा होता है कि ईसी जो होता है इसका मतलब होता है इमल्सिफाइड कंसेंट्रेट। इमल्सिफाइड कॉन्सेंट्रेट इसका होता है कि ये ऐसा लिक्विड फॉर्मुलेशन है जिसे यूज करने से पहले हमें पानी के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करना है, फिर हमें इसको स्प्रे करना है। ठीक है, तो इसी के अंदर ये लिक्विड फॉर्मुलेशंस आती हैं जिन्हें यूज करने या अप्लाई करने से पहले हमें उन्हें वाटर के साथ डाइल्यूट करना है। सो दीज chemicals should be diluted with water before the spray or before the applications. Okay, other than that in liquid solutions आ जाते हैं। ठीक है, और सस्पेंशंस बनाने पड़ जाते हैं इसमें। एक होता है रेडी टू यूज। रेडी टू यूज वाले होते हैं काफी लो कंसेंट्रेट के होते हैं, इनके अंदर 1% से भी कम का एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। दे हैव वेरी लो लेवल ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट दैट इज लेस देन 1%।
Okay, suspension we basically use when we have to do the seed dressing. तो सीड ड्रेसिंग के केस में हम सस्पेंशन करते हैं। अगर हम बात करते हैं सॉलिड फॉर्मुलेशंस की, तो सॉलिड के अंदर हम अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे हम सल्फर की देख लो, हम सल्फर डस्ट भी बोलते हैं, हम सल्फर ग्रैनुअल्स भी बोलते हैं, हम सल्फर पाउडर भी बोलते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट एक तो आ जाती है डस्ट, एक होते हैं इसके अंदर ग्रेन्यूल्स, एक होता है इसके अंदर वेटेबल पाउडर, एक होता है इसके अंदर एसपी यानी कि सॉल्युबल पाउडर। ठीक है। तो जो डस्ट होती है, इन डस्ट द एक्टिव इंग्रेडिएंट इज यूजुअली अराउंड 10%। in dust the active ingredient will be 10%. We have to directly apply it. We'll get it from the market, we'll get it from the shop, and we could directly apply it without mixing or with anything. Okay. Next is the granules. They are also like dusty formulations only. They are little like granules, a little like piece. Okay. So these are little bit heavier. So they have 1 to 15% of active ingredient. Okay, so they have 10 or less than 10. Here it is 1 to 15. In wettable powder, it is 30 to 80% of the active ingredient, and in soluble powder, it is around 15 to 95. That means more than 50% of the active ingredient. So dust is having less than 10%, granules are having 1 to 15%, wettable powder are having 30 to 80%, and that soluble powder is having more than 50% of the active ingredient. Okay, so this is some important formulations that you have to remember. And there is a one term which is known as adjuvants. Okay, so what is adjuvants? एडजुवेंट्स क्या होते हैं? एडजुवेंट्स का सिंपल सा मतलब होता है कि आप अपने फंजीसाइड में कोई भी ऐसा इनर्ट मटेरियल डालो जिससे कि आपकी फंजीसाइड की एफिशिएंसी बढ़ जाए, है ना? उसका एक्शन जो है, उसका एक ऐसा मतलब एक, आप अपनी कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हो और आप उसके साथ एक ऐसा पर्सन लेके आओ जिसके आते ही आपकी कंपनी की ग्रोथ ही अलग लेवल की हो जाए। या हम ऐसे कह सकते हैं कि आप अपनी कंपनी में एक ऐसा प्रोडक्ट ऐड कर दो जिससे कि आपकी कंपनी की ग्रोथ डबल हो जाए, ठीक है, बहुत ज्यादा ग्रो करने लग जाए। तो ऐसा कोई भी इनर्ट मटेरियल आप डालो जिसकी खुद की पेस्टिसाइड की प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, मतलब न्यूट्रल होना चाहिए वो, लेकिन उसको ऐसी चीज को ऐड करो इसके अंदर जिससे कि आपकी फंजीसाइड की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाए, उन्हें हम कहते हैं एडजुवेंट। सो दीज आर बेसिकली दोज इनर्ट मटेरियल्स which we add into the fungicides, okay, that will increase the efficiency or the performance of the fungicides are known as the adjuvants. तो ये different तरीके के हो सकते हैं। They could be the wetting agent, they could be the surfactant, they could be the adhesives, okay, so they could be the like emulsifier, anything could be there, okay, they could be the safener, okay. So those who have studied, they could read it, but जिन्होंने नहीं पढ़ा है, those have not studied it, like they are सीइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। जनरल आइडिया मैंने आपको दे दिया कि एडजुवेंट्स ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके पास खुद के पास पेस्टिसाइड वाली प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन अगर उनको हम पेस्टिसाइड्स में ऐड कर देते हैं तो वो उसकी एफिशिएंसी को, उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देते हैं। अब इसमें हो सकता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं इसके अंदर, कि हम सेफनर यूज करते हैं। सेफनर होता है, हमें पता है कि कुछ पेस्टिसाइड जो होते हैं वो फाइटोटॉक्सिसिटी इफेक्ट शो करते हैं, यानी कि प्लांट पे भी बैड इफेक्ट शो कर देते हैं, ठीक है, बर्निंग हो जाती है, स्क्रोचिंग हो जाती है कईयों की वजह से, तो ये शो करते हैं। लेकिन अगर हम सेफनर को उसमें ऐड कर देंगे तो ये फाइटोटॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करता है। और सेफनर के अंदर हम एग्जांपल लेते हैं लाइम या ग्लिसरीन। तो इनके अंदर खुद तो फाइटोटॉक मतलब जो पेस्टिसाइड की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन अगर इसको हमने पेस्टिसाइड्स के अंदर हमने ऐड कर दिया तो क्या होता है, ये उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है, फाइटोटॉक्सिसिटी जो है ये उसे कम कर देता है, ठीक है जी। तो ये होते हैं कुछ सेफनर। ऐसे ही अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे कि स्टिकर्स होते हैं, कि ऐसे कंपाउंड्स हम इसमें ऐड कर दे जो फंजीसाइड को अच्छे से स्टिक करके रखे प्लांट के ऊपर, ठीक है, जैसे गम लगा दी हमने कोई, हमने कोई ऑयल यूज कर दिया जिससे वो स्टिक हो जाए वहां पे, ठीक है। तो इस तरीके के मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, एडजुवेंट्स कहते हैं। ओके, चलो ये हो गया आपके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें फंजीसाइड से रिलेटेड। इसके अलावा क्वेश्चन अगर आपका बन सकता है तो वो हम इसमें देख लेते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा आप इसको ट्रीट अलग अलग तरीके से करवा सकते हो। हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं, हम सॉइल ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, अब फ्यूमिगेशन क्या होती है?
फ्यूमिगेशन होती है कि जब हम कुछ गैसियस फॉर्म के अंदर कुछ वॉलेटाइल कंपाउंड्स का हम यूज करते हैं, ठीक है, उन्हें हम फ्यूमिगेटिंग, यानी कि अगर आपकी जो फंजीसाइड है वो फ्यूम्स की फॉर्म में है, वो गैसेस, वो वेपर की फॉर्म के अंदर है, तो उसे फ्यूमिगेंट्स कहा जाता है। तो उससे हम क्या करते हैं, बेसिकली फ्यूमिगेंट्स का यूज हम करते हैं सॉइल बॉर्न फंजाई के केस में या निमाटोड के केस में। ये फ्यूमिगेशन आपने जनरली देखी होगी, जब हम स्टोर्ड पेस्ट की भी बात करते हैं तो वहां पे हम फ्यूमिगेशन करते हैं। तो जनरली सॉइल बॉर्न फंजाई या निमाटोड को एफिशिएंटली किल करने के लिए हम इसके अंदर ये वॉलेटाइल टॉक्सिक कंपाउंड्स का यूज करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट जो आपके आ जाते हैं जनरली जो आप सुनते हो, दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड, मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड, मिथाइल ब्रोमाइड जो होते हैं ये आपके मेनली फ्यूमिगेशन के लिए होते हैं, फ्यूमिगेंट्स होते हैं ये। ओके। अच्छा, इसके अलावा हम मैनेजमेंट के अंदर, जैसे अगर हम कुछ फिजिकल मेथड्स देखते हैं मैनेजमेंट के, तो फिजिकल मेथड्स के अंदर आप क्या इंपॉर्टेंट पढ़ते हो, हॉट वाटर ट्रीटमेंट पढ़ते हो, जो जनरली हम लूज मड के लिए यूज करते हैं। लूज मड के साथ साथ आप उसे ग्रासी शूट ऑफ शुगर केन के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, ग्रासी शूट के लिए आप यूज कर सकते हो। इसके अंदर फाइटोप्लाज्मा की वजह से होती है ग्रासी शूट, इसके लिए हम हॉट वाटर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम इसके अंदर एक, हमने जब शुगर केन की डिजीज का सेशन किया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था, शुगर केन के अंदर हम एक स्पेसिफिक पढ़ते हैं एरेटेड स्टीम, एरेटेड स्टेम थेरेपी। तो ये हम जनरली शुगर केन मोजेक वायरस के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, एरेटेड स्टेम थेरेपी जो है ये हम शुगर केन मोजेक वायरस के अगेंस्ट यूज करते हैं। सोलर हीट ट्रीटमेंट यूज करते हैं। सोलर हीट ट्रीटमेंट भी हम इसके अंदर लूसमट के लिए पढ़ते हैं, तो ये लूथरा और सतार ने दिया था। ठीक है, तो लूसमट के अगेंस्ट। चलो ये भी हो गया आपका। इसके बाद अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखें तो वो आ जाती है आपकी, हाँ, अब इसके अंदर मैं आपको एक कुछ कैटेगरीज के हिसाब से एग्जांपल बता देती हूँ। तो कैटेगरीज के हिसाब से अगर आप इसमें देखो तो एक होते हैं हमारे पास सीड प्रोटेक्टेंट। सीड प्रोटेक्टेंट की अगर आप बात करो तो इसमें क्या क्या एग्जांपल याद रखोगे, जिस जिससे आप ट्रीट करवा रहे हो वो सीड प्रोटेक्टेंट हो गए। कैप्टान से कराते हैं हम, थायराम से कराते हैं, वाइटावेक्स से कराते हैं, प्लांटावेक्स से करवाते हैं, कार्बेंडाजिम से करवाते हैं। है ना, जो प्रोटेक्टेंट हमने पहले एग्जांपल देखे थे वही है सीड प्रोटेक्टेंट के एग्जांपल। दूसरे आपके हो जाते हैं फ्रूट के प्रोटेक्टेंट के लिए। तो फ्रूट प्रोटेक्टेंट की तरह हम किसको यूज करते हैं, कैप्टान को करते हैं हम, जीनेब को कर सकते हैं, मैंकोजेब को कर सकते हैं। तो फ्रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए कैप्टान, जीनेब और मैंकोजेब का यूज किया जाता है। फिर उसके बाद आपके पास आता है कि, अच्छा, हाँ, एक ऐसा केमिकल, एक क्वेश्चन है ये कि एक ऐसा केमिकल, ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट, अगर आपने सेशन देखा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दोगे, फिर मैं बताऊंगी आपको कि ऐसा केमिकल बताओ जो पोटैटो की डोरमेंसी को ब्रेक करवाने के लिए यूज किया जाता है। एक क्वेश्चन आप बताओगे कमेंट बॉक्स में, तब मुझे लगेगा कि आपको सेशन समझ में आ रहा है और आप सेशन देख रहे हो अच्छे से। ठीक है, तो पोटैटो डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए हम कौन से केमिकल का यूज करते हैं, इसका आंसर आप देंगे। अच्छा, अब एक मैंने चीज बोली थी आपको कि हम कुकुरबिट्स के केस में सल्फर फंजीसाइड्स क्यों यूज नहीं करते हैं। अब हमें पता है कि पाउडरी मिल्ड्यू के लिए जो सल्फर फंजीसाइड्स हैं वो इफेक्टिव होती हैं। रीजन क्या है इसके पीछे का, इसके पीछे का रीजन है, हमने पढ़ा हुआ है कि जो पाउडरी मिल्ड्यू फंजाई होती है, तो पाउडरी मिल्ड्यू फंजाइज रिक्वायर्ड द ड्राई एंड कूल कंडीशंस। व्हाई? बिकॉज देयर कोनिडिया ऑलरेडी कंटेन अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। They do not require the extra humidity, they do not require the extra water from outside. They already have like more than 70% of water in there itself. ठीक है, तो पाउडरी मिल्ड्यू के कोनिडियाज के अंदर ऑलरेडी मोर देन 70% वाटर और लिपिड जो है वो प्रेजेंट होता है। तो उसे बाहर से ड्राई कंडीशन ही चाहिए होती है, इसे नहीं चाहिए होता मॉइस्चर ज्यादा। अब इसमें इनका मोड ऑफ एक्शन किस तरीके से एक्शन करते हैं, तो सल्फर फंजीसाइड्स बेसिकली क्या करते हैं, जो वाटर ऑलरेडी इसके अंदर कोनिडिया में प्रेजेंट होता है, ये उसको क्या कर लेता है, ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ये सल्फर फंजीसाइड क्या करता है, लिपिड के साथ कांटेक्ट में आके इट एब्जॉर्ब्स द वाटर कंटेंट इन दिस पोर्स। ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और वहां पे जो H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है उसे रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से होता है क्या है, इट अफेक्ट्स द रेस्पिरेशन ऑफ द फंजाई। So this is the mode of action how the sulfur fungicides act against the powdery mildew, because the powdery mildew already contain a too much amount of water in itself. They do not require the water from the outside. They are present in the dye condition. So the sulfur fungicide, what it do?
that it absorbs the water from the conidia and it releases the hydrogen sulfide gas which leads to the which affects the respiration of the fungi. तो ये मोड ऑफ एक्शन रहता है सल्फर फंजीसाइड्स का। अब होता क्या है कि कुकुरबिटेसी वाले जो ज्यादातर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या रहता है, दिक्कत ये होती है कि वो थोड़ा सा हाई टेम्परेचर वाले टाइम पे होते हैं। अब हाई टेम्परेचर वाले टाइम पे दिक्कत क्या आ जाती है कि इन फंजीसाइड्स की वजह से जब वो वाटर को सक कर लेते हैं, दे do absorb the water, they do suck the water from the conidia, but along with that it show the phytotoxicity effect on the plants. तो वहां पे क्या होता है, कुकुरबिट्स के अंदर आपको स्क्रॉचिंग इफेक्ट दिखने लग जाते हैं गर्मी के अंदर। तो वो इसमें से भी पानी जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर हमें फाइटोटॉक्सिसिटी इफेक्ट जो है कुकुरबिट्स में, वाटरमेलन, इनके अंदर जो हाई वाटर कंटेंट वाली क्रॉप्स होती हैं, तो इसके अंदर वो फंजीसाइड की वजह से वहां पे स्क्रॉचिंग इफेक्ट आ जाता है। तो इसमें पाउडरी मिल्ड्यू के स्पोर तो मर ही जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो फ्रूट के अंदर से भी वाटर कंटेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये दिक्कत आ जाती है। इस वजह से हम कुकुरबिट्स के केस के अंदर जो आपके वेटेबल सल्फर और ये सब चीजें हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, सॉरी, डस्टी फॉर्म जो है हम ये यूज नहीं करते हैं इसके अंदर। हम इसके अंदर कैराथिन या डिनो कैप यूज करते हैं। ठीक है, इनके अंदर जिंक वेस्ट हो जाता है थोड़ा सा ये, तो हम कैराथिन या डिनो कैप जो होते हैं ये जनरली हम यूज करते हैं कुकुरबिट्स के केस में। अब रीजन क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट जो फंजीसाइड्स हैं उनके ट्रेड नेम बता देती हूँ। जो जो इंपॉर्टेंट हमने पढ़े हैं बस उनके ट्रेड नेम ध्यान रखना। जैसे कि एक होता है आपका बिनोमाइल, ये भी बेंजीमेडाजोल्स में आ जाता है। ठीक है, बिनोमाइल जो होता है इसका ट्रेड नेम होता है बेनलेट। ओके, इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट जो आपकी होती है कैप्टान का कैप्टान ही होता है। कैप्टान कैप्टान के नाम से दिखता है। कार्बेंडाजिम जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? बाविस्टिन। ठीक है, कार्बोक्सिन, वाइटावेक्स, ऑक्सीकार्बोक्सिन, प्लांटावेक्स। फिर आ जाता है आपका कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ब्लिटॉक्स 50 या ब्लू कॉपर के नाम से होता है। इसके अलावा आपका आ जाता है इसके अंदर एक होता है डाईफेनोकोनाजोल, डाईफेनोकोनाजोल। इसका ट्रेड नेम इंपॉर्टेंट हम सुन लेते हैं, कभी स्कोर के नाम से आता है। डाईफेनोकोनाजोल जो होता है स्कोर के नाम से आता है। फिर अगला इंपॉर्टेंट जो आपका होता है दैट इज अच्छा, जो ये फॉसिटाइल एल पढ़ा था हमने, जो एक्रोपिटल बेसिपिटल दोनों मोड के अंदर जा रहा था, इसका ट्रेड नेम होता है एलाइट। ठीक है, अच्छा, फिर आ जाता है आपका फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट, मैंकोजेब। तो मैंकोजेब जो होता है किसके नाम से बिकता है? डायथिन M45, डायथिन M45। कैराथिन जो होता है डिनोकैप। ओके, इसके अलावा आपके पास आ जाता है यहाँ पे मेटल एक्सिल। मेटल एक्सिल किस नाम से आता है? रिडोमिल, एप्रन, रिडोमिल या फिर एप्रन के नाम से आ जाता है। अच्छा, अब ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट हो गए हैं जिसके ट्रेड नेम थोड़े से आपको ध्यान रखने हैं अगर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए। अच्छा, एक होता है आपका प्रोपिकोनाजोल, टिल्ट के नाम से आता है ये। ठीक है, प्रोपिकोनाजोल जो होता है किसके नाम से आता है? ये टिल्ट के नाम से आता है। तो एक बार इतने जो है इंपॉर्टेंट थोड़े से ध्यान रखना है ये। बिनोमाइल बेनलेट कैप्टान का कैप्टान होता है। कार्बेंडाजिम बाविस्टिन के नाम से आता है। कार्बोक्सिन वाइटावेक्स, ऑक्सीकार्बोक्सिन प्लांटावेक्स, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ब्लिटॉक्स 50 या ब्लू कॉपर। डायफेनोकोनाजोल स्कोर के नाम से होता है। फॉस्फेटाइल एल एलाइट होता है। मैंकोजेब जो होता है दैट इज डायथिन M45। कैराथिन जो होता है दैट इज डिनोकेप। मेटल एक्सिल जो होता है वो रिडोमिल या एप्रन के नाम से आता है। प्रोपिकोनाजोल जो होता है वो टिल्ट के नाम से आता है। ओके, चलो आगे अगर हम बात करते हैं इसके अंदर कुछ एंटीबायोटिक्स के बारे में, हम इसके अंदर बात कर लेते हैं। अगर हम एंटीबायोटिक्स की देखते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, उनका मोड ऑफ एक्शन थोड़ा सा, मतलब कौन सी डिजीज के लिए हम जनरली यूज करते हैं वो हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसमें। ठीक है, एंटीबायोटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आप यूज करते हो दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन। कौन सी यूज करते हैं हम? स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज करते हैं। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये किससे डेवलप हुई है, इसका अगर हम सोर्स पूछ लें तो ये होती है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस।
स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से डेवलप किया गया इसको। ठीक है, वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, चाहे वो विल्ट वाला हो, चाहे वो ब्लाइट वाला हो, चाहे वो रूट वाला हो। ठीक है, और इसको ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट बेसिकली अगर हम इसे कहें, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट जो ये बिकता है किस ट्रेड नेम से बिकता है, एग्रीमाइसिन या खुद स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट ही, या फिर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, तो ये इस नाम से बिकता है। तो हम जनरली स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट को हम फायर ब्लाइट के लिए अगेंस्ट यूज कर सकते हैं, हम कैंकर के अगेंस्ट कर सकते हैं, हम ब्लैक आर्म के अगेंस्ट, यानी कि वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस के अगेंस्ट हम स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज करते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से पता है क्योंकि हम बैक्टीरियल डिजीजेस के अंदर ये डिस्कस करके आए हुए हैं। हम बैक्टीरिया में ऑलमोस्ट यही डाल देते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन ऐड कर देते हैं। अगली इंपॉर्टेंट जो आपकी होती है दैट इज टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन जो होती है ये कहाँ से आती है, ये भी स्ट्रेप्टोमाइसिस से ही बनती है। सो टेट्रासाइक्लिन इज हैविंग द प्रॉपर्टी of both bacteriostatic also and they are bactericidal also. That means they could restrict the growth of the bacteria also, बैक्टीरिया की ग्रोथ को वहां रोक भी सकते हैं और बैक्टीरिया को completely खत्म भी कर सकते हैं। सो ये बैक्टीरियोस्टेटिक भी होते हैं, बैक्टीरियोसाइडल भी होते हैं। एंड इंपॉर्टेंट चीज जब हम पढ़ते हैं कि लाइक माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे आर सेंसिटिव अगेंस्ट द टेट्रासाइक्लिन, बिकॉज ये प्रोटीन जो होती है राइबोसोम, ये उस स्टेज पर अफेक्ट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को, दे डू नॉट एक्ट ऑन द सेल वॉल्स। सो माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स although they do not have the cell wall, therefore they are resistant towards the penicillin, क्योंकि पेनिसिलिन जो है वो सेल वॉल पे एक्ट करता है, जबकि टेट्रासाइक्लिन जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस पे अफेक्ट करता है। तो ये एमिलोज के अगेंस्ट भी जो है इफेक्टिव शो होता है। ठीक है, साथ ही कोई सीड बोर्न बैक्टीरिया है वहां पे भी टेट्रासाइक्लिन काम आ जाता है। तो इसे फाइटोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा, इन सब के अगेंस्ट आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट एक होता है हमारे पास ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। ये स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस से लिए, स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस। ठीक है, ये ओरियोमाइसिन के नाम से बिकता है, ओरियो के नाम से याद रख लेना, ओरियोमाइसिन। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो है ओरियोमाइसिन के नाम से बिकता है। इसे हम स्पाइरोप्लाज्मा वाले भी कुछ डिजीज होते हैं उनके अगेंस्ट यूज हो जाता है, जैसे कॉन्स्टेंट हो गया, कोकोनट लीथल येलोइंग, ये भी इनके अगेंस्ट यूज आ जाता है। ओके, चलो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको फंजीसाइड भी मैंने बता दिए, सॉरी एंटीबायोटिक्स की हमने बात कर ली है। और आई थिंक इसमें तो इतना इम्पोर्टेंट रहेगा, सफिशिएंट होगा आपके लिए। इसके अलावा कुछ होगा लगेगा तो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर भी एक लास्ट पार्ट हम लेकर आएंगे, उसके अंदर मैं इसको कवर कर दूंगी। अच्छा हाँ, एक चीज और मैं बता देती हूँ आपको, जैसे ना कुछ स्पेसिफिक हम फिजिकल मेथड्स का यूज करते हैं कुछ कुछ डिजीज को ट्रीट करने के लिए, अगर वो आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे एक पढ़ते हैं हम कि हम फ्लडिंग करते हैं, तो फ्लडिंग बेसिकली क्यों की जाती है, कौन से पैथोजेंस के अगेंस्ट की जाती है। तो फ्लडिंग बेसिकली हम यूज करते हैं जब हमें सॉइल बोर्न इनोकुलम को रिड्यूस करना होता है। तो क्या होता है इसके अंदर कि जब आप फ्लड कर देते हो तो वहां पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी आ जाती है उस प्लांट जोन के अंदर, रूट जोन के नियर अबाउट। तो इसलिए जो कि फिर वहां क्या करते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पैथोजन का दम घुटने लग जाता है, इसलिए हम फ्लडिंग कर देते हैं। तो फ्लडिंग हम बेसिकली जैसे ऑल्टरनेरिया ब्लाइट के लिए कर लेते हैं, टमाटो पोटैटो के अगेंस्ट में हम विल्ट ऑफ बनाना, क्योंकि फिजेरियम जो होता है ये आपका सॉइल बोर्न पैथोजन है, तो विल्ट ऑफ बनाना के अगेंस्ट हम यूज कर लेते हैं। हम इसको निमाटोड के अगेंस्ट भी यूज कर सकते हैं, जैसे एक तो व्हाइट टिप निमाटोड, व्हाइट टिप निमाटोड का नाम याद करो क्या होता है, एफेलेंकोइड बेसी, एफेलेंकोइड बेसी हो गया। और एक आपका बरोइंग निमाटोड होता है जो रेडोफोला सिमिलिस, तो इन निमाटोड्स के अगेंस्ट भी हम फ्लडिंग करते हैं। और एक होता है इंपॉर्टेंट ब्लैक शैंक डिजीज, ये हमने पढ़ी भी हुई है उसके अंदर अगर आपने सेशंस देखे हैं तो। ब्लैक शैंक डिजीज जो होती है किसकी वजह से होती है, फाइटोप्थोरा की वजह से होती है। तो ऑल्टरनेरिया हो गया, फिजेरियम ऑक्सीस्पोरम बनाना वाला, क्यूबेंस वाला हो गया, व्हाइट टिप नेमाटोड हो गया, बरोइंग हो गया, ब्लैक शैंक, इन सब के अगेंस्ट हम फ्लडिंग को यूज करते हैं। ठीक है, सॉइल बोर्न इनोकुलम को खत्म करने के लिए। अच्छा, अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे, लेट मी सी, अच्छा हाँ, एक हम बात करते हैं इसके अंदर आपके माइको हर्बिसाइड के बारे में। अब माइको हर्बिसाइड जो है ये आपको सारे तो याद नहीं होंगे, बट दो चार कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो है वो मैं बता देती हूँ। तो माइको हर्बिसाइड जो है आपके
वो बेसिकली ऐसे हर्बिसाइड्स हो गए जो कि फंजाई के अगेंस्ट, मतलब फंजाई से हो गए, आइसोलेट किए गए हैं। अब इसके अंदर आपके पास जो माइको हर्बिसाइड आती है, जो फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट कमर्शियल माइको हर्बिसाइड है, दैट इज कोलेगो। अब नाम याद करना इनके काफी इजी रह जाएगा आपको इसके अंदर, क्योंकि ये पैथोजन के नाम से ही रिलेटेड है। तो कोलेगो का मतलब हो गया कोलेटोट्राइकम ग्लियोस्पोरोइड्स। तो ये कहाँ से ली गई है? कोलेटोट्राइकम ग्लियोस्पोरोइड, ये फर्स्ट कमर्शियल माइको हर्बिसाइड है वर्ल्ड की। ठीक है, किसके अगेंस्ट काम करती है ये? कौन सी वीड के अगेंस्ट काम करती है ये करती है जॉइंट वेच वीड। जॉइंट वेच वीड। ठीक है, तो कोलेगो जो होती है किसके अगेंस्ट काम करती है? जॉइंट वेच वीड। कोलेटोट्राइकम ग्लियोस्पोरोइड से ली गई है। सेकंड इंपॉर्टेंट आपकी आ जाती है इसके अंदर डिवाइन। सिंगर रैपर वाला डिवाइन नहीं, डिवाइन इसके अंदर कौन सी है? ये कहाँ से ली गई है? ये ली गई है फाइटोप्थोरा पाल्मीवोरा। ठीक है, मिल्क वाइन वीड के अगेंस्ट है, तो डी वाइन मिल्क वाइन वीड के अगेंस्ट है ये। ठीक है, डी वाइन जो है ये कहाँ से? यूएसए में इसको सबसे पहले पेटेंट किया गया था। ये कहाँ से ली गई है? फाइटोप्थोरा पाल्मीवोरा मिल्क वाइन वीड के अगेंस्ट है। ओके, दो की कोलेगो जो थी कोलेटोट्राइकम ग्लियोस्पोराइड के थी, किसके अगेंस्ट थी? जॉइंट वेचवीड के अगेंस्ट थी। दूसरी पढ़ी हमने डी वाइन। डी वाइन जो है ये फाइटोप्थोरा पाल्मीवोरा से ली गई है, मिल्क वाइन वीड। तो डी वाइन मिल्क वाइन वीड के अगेंस्ट काम करती है। थर्ड है आपकी इसके अंदर वेल्गो। ठीक है, वेल्गो ये आप स्किप भी कर सकते हैं, बेसिकली मेज और सोयाबीन के अंदर रहती है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट इसके अंदर है बायोमाल। तो ये भी कोलेटोट्राइकम ग्लियोस्पोराइड किया। तो कोलेगो और बायोमाल जो है ये दोनों ही कोलेटोट्राइकम ग्लियोस्पोराइड से आइसोलेट की गई है। ये जो बायोमाल होती है ये किसके अगेंस्ट काम करती है? राउंड लिव्ड मैलो। तो ये माल जो लिया है ये मैलो के लिए लिया हुआ है, तो राउंड लिव्ड मैलो। ठीक है, ये वीट जो है ये वीट के अंदर भी होता है, ये लेंटिल्स में भी होता है, तो इसके अगेंस्ट यूज करते हैं बायोमाल को। ठीक है, तो कोलेगो और बायोमाल दोनों कोलेटोट्राइकम वाली होगी। डी वाइन जो है ये फाइटोप्थोरा पाल्मीवोरा से हो गई। ओके, एक ये हो गया, और एक है इसके अंदर डॉक्टर बायोसेज। डॉक्टर बायोसेज पक्सीनिया, पक्सीनिया कैनालिकुलेटा। ठीक है, डॉक्टर बायोसेज दैट इज पक्सीनिया कैनालिकुलेटा येलो नट सेज के अगेंस्ट किया हुआ है, इसलिए इसका नाम बायोसेज हो गया, येलो नट सेज के अगेंस्ट है। तो कौन कौन सी हमें माइको हर्बिसाइड्स याद करनी है? सबसे पहली कौन सी थी? कोलेगो थी। किससे आई? कोलेटोट्राइकम ग्लियोस्पोराइड से आई। किसके अगेंस्ट है? जॉइंट वेचवीड के अगेंस्ट है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ी दूसरी कौन सी है कोलेटोर से? दैट इज बायोमाल, जो कि राउंड लिव्ड मैलो के अगेंस्ट करती है काम। तीसरी हमने पढ़ी डी वाइन, जो कि फाइटोप्थोरा पाल्मीवोरा से लिए मिल्क वाइन वीड के अगेंस्ट है। फिर एक हमने पढ़ी डॉक्टर बायोसेज, जो कि पक्सीनिया कैनालिकुलेटा, कैनाली कुलेटा यहाँ से ली गई है येलो नटसेज के अगेंस्ट। ओके, तो ये कुछ माइको हर्बिसाइड भी मैंने बता दी आपको। अब आई थिंक ये तो पार्ट जो है ये आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ हमारी कवर हो गई हैं। अच्छा, अब इसके अलावा अगर क्वारंटीन से इसके अलावा अगर आपके कुछ क्वेश्चन बनते भी आई थिंक हमने डिस्कस कर लिए। अच्छा, हाँ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर बनता है कि आपके इंडिया के अंदर, क्योंकि एक दो जगह मैंने देखा है कुछ पेपर्स में, इंडिया के अंदर डोमेस्टिक क्वारंटीन के लिए कौन कौन से पेस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से डिजीजेज इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया के केस में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो एक अगर आप डिजीज की बात करते हो तो कौन सी होती है हमारे पास? बनाना बंची टॉप। डोमेस्टिक क्वारंटाइन की वजह से बनाना बंची टॉप, जो कि जनरली असम, केरला, उड़ीसा, बंगाल, तमिलनाडु इस तरफ ज्यादा रहती है। ठीक है, तो यहाँ से इसको प्रिवेंट किया जाता है कि नहीं आएगी। ठीक है, एक तो बनाना बंची टॉप होगी, दूसरा है बनाना मोजेक, तीसरी है वॉट ऑफ पोटैटो, और एक है एप्पल स्कैब। तो ये चार जो डिजीजेज हैं दैट आर डोमेस्टिकली क्वारंटीन पर्पज से इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया के अंदर। बनाना बंची टॉप, बनाना मोजेक, वाट ऑफ पोटैटो और एप्पल स्कैब। तो ये आप इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है इसके अंदर। ओके,
इसके अलावा बस यही कुछ इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फर्स्ट प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइजर वाज एस पृथ्वी। फर्स्ट प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइजर कौन थे? एस पृथ्वी। ओके, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो गई मैनेजमेंट से रिलेटेड। और एक अगर आप इसमें याद रख सको तो एक एक्ट जो आपको ध्यान रखना है, अगर प्रोटोकॉल, तो एक है कार्टाजीना प्रोटोकॉल। ठीक है, कार्टाजेना जनरल एग्रीकल्चर के बेसिस पे भी अगर आपसे पूछ लिया गया, तो ये जो कार्टाजीना प्रोटोकॉल है ये बेसिकली किसके अंदर आता है? जो हमने सीबीडी पढ़ते हैं ना, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये एक तरीके की, ये कार्टाजीना प्रोटोकॉल क्या है? ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी हुई थी कि जितने भी हमारे लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, लिविंग मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके, उनका जब हम हैंडलिंग करते हैं, मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्टेंट का सीन रहता है जब लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का, तो उसका हमें बहुत सेफ ट्रांसफर करना है और बहुत अच्छे से हैंडलिंग करनी है, अच्छे से यूज करना है। तो इस चीज के बेसिस पर जो इंटरनेशनल ट्रीटी साइन हुई थी, दैट वाज कार्टाजेना प्रोटोकॉल। ओके, तो ये कोलंबिया के अंदर, कार्टाजीना के अंदर हुई थी ये साइन, तो इसलिए इसको कार्टाजीना प्रोटोकॉल बोला। तो ये कार्टाजीना प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? कि हमें जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हम बायोटेक जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह से बनाते हैं, उसकी हैंडलिंग, उसका ट्रांसफर वगैरह सब कुछ हमें बहुत सेफली और बहुत यूजफुल तरीके से रखना है। ओके, चलो, आई थिंक इसके लिए आपका इतना सफिशिएंट होगा। अच्छा, इसके अंदर अब हम एक चीज और पढ़ लेते हैं, देन नेक्स्ट जो हम एक पार्ट पढ़ेंगे वो हम लास्ट पार्ट कवर करेंगे, जिसमें हम कुछ लेबोरेटरी टेक्निक्स, कुछ मॉलिक्यूलर टेक्निक्स जो है हम उसकी बात करेंगे उसमें। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं इसके अंदर फेनेरोगेमिक प्लांट पैरासाइट्स और जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, बिकॉज ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है एग्जाम के लिए। तो फेनेरोगेमिक प्लांट पैरासाइट्स की जब हम बात करते हैं, तो फेनेरोगेमिक प्लांट, फेनेरोगेमिक कौन से होते हैं? यानी कि जो सीड का प्रोडक्शन करते हैं, वो फेनेरोगेमिक प्लांट्स होते हैं। ठीक है, अगर इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये बेसिकली सारे के सारे ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हो गए। ओके, अब इसको याद करने का पहला तरीका होगा आपका क्लॉस। क्लॉस जो है इसके अंदर ये होता है टोटल स्टेम पैरासाइट, ये होता है सेमी स्टेम पैरासाइट, ये होता है टोटल रूट पैरासाइट, ये होता है सेमी रूट पैरासाइट, ये होता है कस्कटा। कस्कटा को हम बोलते हैं डोडर। ये होता है लोरेंथस। लोरेंथस को बोला जाता है मिस्टलोशी, कुछ भी बोल दो आप। फिर होता है ये ओरोबैंकी, जिसको हम कहते हैं ब्रूम रेप। और फिर ये होता है स्ट्राइगा, जिसे बोला जाता है विचवीड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रहे। तो जितने भी फेनेरोगेमिक प्लांट पैरासाइट्स हैं, तो इन्हें अपना एक होस्ट प्लांट चाहिए जिससे ये न्यूट्रिएंट लेते हैं। और न्यूट्रिएंट किसकी फॉर्म के अंदर लेते हैं? किसकी हेल्प से लेते हैं? होस्टोरिया की मदद से लेते हैं। ठीक है, हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर हम बात करते हैं, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फ्लावर कौन सा होता है? वो होता है रेफलेसिया। रेफलेसिया जो है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लावर है, जो कि एक होलो रूट पैरासाइट है। सबसे लार्जेस्ट फ्लावर हमारे वर्ल्ड का है रेफलेसिया, जो खुद एक होलो रूट पैरासाइट है। ओके, अब ये जो कस्कटा होता है आपका, ये किस पे मेनली रहता है? ये पोटैटो हो गया, अनियन हो गया, ठीक है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो गए, इनके ऊपर कस्कटा रहता है। लोरेंथस कहाँ से लेते हैं न्यूट्रिशन? इसका सबसे मेनली होता है मैंगो और फाइकस। ठीक है, ओरोबैंकी जो होता है इसके होता है सोलेनेसी वाले हो गए आपके पोटैटो, ब्रिंजल, टमाटो। इसके अलावा क्रूस ये हो गए, कुकुरबिट्स हो गए, इसके अंदर ये आ जाते हैं। स्ट्राइगा का क्वेश्चन कई बार आ जाता है। स्ट्राइगा में हमारे मेज और सोरगम, तो आप ध्यान रखना, मेज, सोरगम, टबैको मिलेट्स। मेज, सोरगम, टबैको मिलेट्स। सोरगम काफी इंपॉर्टेंट है स्ट्राइगा के लिए। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है ये तो इसके अंदर आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। इसके अलावा इसकी फैमिली से ध्यान रखना। कस्कटा जो होता है ये बिलोंग करता है कॉन्वल्वेलेसी फैमिली से, सी से सी याद रखना। लोरेंथस लोरेंथिएसी फैमिली से होता है, इसमें कंफ्यूजन ना रहे। ओरोबैंकी और स्ट्राइगा दोनों ही किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? ओरोबैंकिएसी फैमिली से। ठीक है, ओरोबैंकिएसी फैमिली से ये दोनों ही बिलोंग करते हैं। कस्कटा जो होता है इसे
डोडर भी कहते हैं, इसे अमरबेल भी कहते हैं। ओके। अच्छा, ये सब चीजें होगी। अब इसके अलावा जो आपके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं, ठीक है, यानी कि जो हम बेसिकली फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की हम बात करते हैं, जो कि एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से होती है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे आप मैच द फॉलोइंग भी बन सकते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करते हैं इसमें। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जिंक। जिंक की डेफिशिएंसी से कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं? एक हमें पता है खैरा डिजीज होता है, ठीक है। खैरा डिजीज के अलावा और क्या क्या होता है? तो इसके अंदर लिटिल लीफ ऑफ एप्पल होता है, इसकी वजह से व्हाइट बड ऑफ मेज होता है, ठीक है, ये जिंक डेफिशिएंसी की वजह से होता है। फिर एक हमारे पास अगला होता है इंपॉर्टेंट मैग्नीज। मैग्नीज की डेफिशिएंसी से जो आप कई सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है इसमें पहाला ब्लाइट ऑफ शुगर केन। पहाला ब्लाइट ऑफ शुगर केन जो होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ मैग्नीज डेफिशिएंसी, ठीक है। सिट्रस में मोटलिंग जो होती है, ये मैग्नीज की वजह से होती है, ठीक है। इसके अलावा ग्रे स्पैक ऑफ ओट्स, ग्रे स्पैक ऑफ ओट्स जो होता है, ये भी मैग्नीज डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। तो मैग्नीज है, पहाला ब्लाइट ऑफ शुगर केन इंपॉर्टेंट है, ये मैग्नीज की डेफिशिएंसी, सिट्रस में मोटलिंग होना, ग्रे स्पैक ऑफ ओट, मटर के अंदर भी स्पॉटिंग होना, ये सब चीजें मैग्नीज की वजह से होती हैं। फिर एक होता है अगला इंपॉर्टेंट आपका मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हम क्या पढ़ते हैं? विप टेल ऑफ कॉलीफ्लावर। मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? विप टेल ऑफ कॉलीफ्लावर। फिर होता है कैल्शियम। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से एक तो होता है बेर, यानी कि ब्लॉसम एंड ड्रॉट ऑफ टमाटो, ठीक है। मैंगो का टिश्यू स्पॉन्जी हो जाता है कैल्शियम डेफिशिएंसी से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर इसके अलावा बिटर पिट ऑफ एप्पल, एप्पल भी कड़वा हो जाता है, बिटर पिट ऑफ एप्पल, ये भी कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है बोरोन। तो बोरोन की डेफिशिएंसी से कई सारी चीजें होती हैं। बोरोन की डेफिशिएंसी से अगर इंपॉर्टेंट आपसे कहीं पूछ लेता है, जैसे कि टॉप सिकनेस ऑफ टबैको, जो कई एग्जाम से पूछा भी गया है पहले, टॉप सिकनेस ऑफ टबैको, ठीक है। ये आप प्लीज अपने पास रफली नोट कर लेना एक बार, मैं बहुत कुछ नहीं लिख पा रही इसमें, ठीक है, अदरवाइज बहुत लंबी चली जाएगी। तो बोरोन की वजह से होती है टॉप सिकनेस ऑफ टबैको, ठीक है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि इसमें होलो स्टेम ऑफ कॉलीफ्लावर, ठीक है। हार्ट रॉट ऑफ शुगर बीट, एक होती है ग्रेप्स की हेन एंड चिकन डिजीज, ये भी बोरोन डेफिशिएंसी की वजह से होती है। फिर इसके अलावा अगर हम इंपॉर्टेंट बात करते हैं तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी याद करने का तरीका अलग है, सब कुछ हार्ट से रिलेटेड है। ब्लैक हार्ट, रेड हार्ट, ब्राउन हार्ट, ठीक है। ब्लैक हार्ट किसका होता है इसके अंदर? पोटैटो का। रेड हार्ट होता है लेट्यूस का, और जो ब्राउन हार्ट होता है ये होता है एप्पल का। तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से तीनों हार्ट वाले डिसऑर्डर है, ब्लैक हार्ट, रेड हार्ट, ब्राउन हार्ट। ब्लैक हार्ट होता है पोटैटो का, रेड हार्ट होता है लेट्यूस का, और ब्राउन हार्ट होता है एप्पल का। इसके अलावा इंपॉर्टेंट अगला आपके पास आ जाता है कि अगर वाटर की इम्बैलेंस होगा, ठीक है, वाटर इम्बैलेंस होगा, तब वहां पे क्या हो जाता है? कॉर्कीनेस आ जाती है एप्पल में, कॉर्किन एप्पल, ठीक है। फिर एक होता है कि अगर सल्फर जो है वो ज्यादा हो गया और बोरॉन कम हो गया, सल्फर टॉक्सिसिटी ज्यादा होगी, बोरॉन डेफिशिएंसी हो गई, तो इस केस में होती है ब्लैक टिप ऑफ मैंगो। तो सल्फर टॉक्सिसिटी की वजह से होती है ब्लैक टिप ऑफ मैंगो। ओके, ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट जो है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। इसके अलावा अगर आई थिंक इसके अलावा तो और तो क्या ही पूछते हैं आपसे ज्यादातर। अच्छा हाँ, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी वाला होता है और एक नाइट्रोजन एक्सेस होने की वजह से होता है। नाइट्रोजन की अगर डेफिशिएंसी की वजह बात करें तो वहां पे होती है बटनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर। नाइट्रोजन डेफिशिएंसी से होती है बटनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर, और नाइट्रोजन एक्सेस होने की वजह से होता है होलो हार्ट ऑफ पोटैटो, ठीक है। नाइट्रोजन डेफिशिएंसी से क्या होती है? बटनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर। नाइट्रोजन एक्सेस होने की वजह से होता है होलो हार्ट ऑफ पोटैटो, ठीक है। एंड लास्ट होता है कॉपर। कॉपर की अगर हम बात करते हैं तो कॉपर डेफिशिएंसी से होता है सिट्रस एक्जेंथीमा, एक्जेंथीमा ऑफ सिट्रस या डाईबैक ऑफ सिट्रस
इज बिकॉज ऑफ द कॉपर डेफिशिएंसी। ठीक है, तो एक्जेंथीमा वाली कॉपर से रिलेटेड होती है। ओके, तो ये आपके आ गए कुछ इंपॉर्टेंट इसके अंदर पैरासिटिक वगैरह से रिलेटेड। अब हम बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स दैट आर रिलेटेड टू दी बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर अगर आपको चीजें याद रखनी है, सो व्हाट इज बेसिकली बायोलॉजिकल कंट्रोल, कि इन दिस वी यूज एनी सॉर्ट ऑफ नेचुरल और एनी सॉर्ट ऑफ मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म to reduce the effect of pest or the disease. That is basically biological control, that we use a living organism to control the pest or disease. Okay, so here the importance are like trichoderma, we use bacillus, we use pseudomonas, we use ladybird beetle in case of insect. Okay, so the important scientist that you have to remember, first one is the Valentine. ये तो सब याद कर लेंगे। पहला है वैलेंटाइन। वैलेंटाइन जी कौन थे? फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजिकल कंट्रोल। वैलेंटाइन कौन थे? फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजिकल कंट्रोल। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना। सेकंड, इसके अंदर आपको रखना है कि जो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल की जो टर्म है, ये सबसे पहले यूज की थी स्टैनफोर्ड, और इनके साथ एक और पर्सन था, तो याद रखना स्टैनफोर्ड ने और एक पर्सन ने, इन्होंने बायोलॉजिकल टर्म जो है ये इन्होंने दी थी सबसे पहले। ओके, और एक ये स्टैनफोर्ड है, एक सैनफोर्ड नाम का पर्सन है। सैनफोर्ड नाम जो थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पोटैटो के अंदर जो स्कैब होता है, इन्होंने कहा था कि पोटैटो स्कैब को हम ग्रीन मैन्योरिंग से कंट्रोल कर सकते हैं। पोटैटो स्कैब कुड बी कंट्रोल विद ग्रीन मैन्योरिंग। ये किसने? सैनफोर्ड ने कहा था। ओके, तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट हो गया। एक इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसमें बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर, देखो ट्राइकोडर्मा तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही आपके। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप इसमें कुछ बायोलॉजिकल कंट्रोल प्रोडक्ट से क्वेश्चन बनता है, जैसे एक क्वेश्चन मैंने देखा था कि जिसके अंदर इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना आप, AQ10। AQ10 क्या है? एम्पीलोमाइसिस क्विस्क्वेलिस। इसको हम जनरली पाउडर मिल्ड्यू के अगेंस्ट यूज करते हैं एज अ बायो कंट्रोल प्रोडक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। एक तो ये वाला हो गया आपका। एक इसके अंदर आपका आता है एस्पायर के नाम से। एस्पायर जो है ये कैंडिडा से रिलेटेड है। ठीक है, और बाकी तो ठीक है। सूडोमोनास सिरिंजी जो हम यूज करते हैं, सूडोमोनास सिरिंजी से, ये बायो कंट्रोल प्रोडक्ट है, इसका ट्रेड नेम होता है बायोसेव 100। बायोसेव 100 ये कहाँ से है? सूडोमोनास सिरिंजी है बेसिकली। और बेसिलस सबटिलिस जो है, बेसिलस सबटिलिस, इसका ट्रेड नेम होता है एपिक या फिर कोडियाक। ओके, एक क्वेश्चन बनता है जिसमें एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस जो है, इसके अगेंस्ट हम कौन सा बायो कंट्रोल यूज करते हैं? तो इसके अगेंस्ट हम यूज करते हैं एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस के अगेंस्ट हम यूज करते हैं एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर K84। तो ये दो तीन जो एग्जांपल हैं आपके, प्लीज इसको याद कर लेना, कई बार रैंडमली पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो ये एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर वाला तो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है इसके अंदर। आई थिंक ये सफिशिएंट होगा आपके लिए भी। इतना आप अच्छे से मैनेजमेंट के अंदर इसको रिवाइज कर लीजिए। और अगर हम बात करते हैं इसके अंदर थोड़ा बहुत माइकोराइजा के बारे में भी, अगर मैं इसी में आपको बता देती हूँ, या तो माइकोराइजा एंड टाइप ऑफ माइकोराइजा। माइकोराइजा एंड टाइप ऑफ माइकोराइजा। देखो माइकोराइजा क्या होता है, दैट इट इज बेसिकली अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन दी फंजाई एंड प्लांट रूट्स। सो प्लांट और रूट्स के और फंजाई के बीच में एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन रहता है इसके अंदर। तो इसके अंदर अलग अलग तरीके के होता है, तो इसमें बस ध्यान रखना कौन से टाइप के माइकोराइजा के अंदर किस तरीके के जो पार्ट्स हैं या कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं। सबसे पहला होता है एक्टोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा के अंदर अगर आपको ध्यान रखना है, तो इसके अंदर एक तो हार्टिगनेट बनती है, एक इसमें मेंटल बनता है, शीथ बोलते हैं जिसे हम। तो ये हार्टिगनेट और मेंटल या शीथ जो होता है, ये एक्टोमाइकोराइजा से रिलेटेड होता है।
ठीक है। इस एक्टोमाइकोराइजा जो होते हैं इसके अंदर हमारे बेसिडियोमाइसिट्स वगैरह इसमें वो फंजाई इंक्लूड होते हैं। ओके। फिर एक आ जाता है हमारे पास एंडोमाइकोराइजा। एंडोमाइकोराइजा जो होता है इसे आर्बस्क्यूलर माइकोराइजा भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वेसिकल्स बनते हैं, इनके अंदर आर्बस्क्यूल्स बनते हैं। ये अंदर पेनिट्रेट करता है रूट्स के। ठीक है, इसमें आर्बस्क्यूल्स बनते हैं, इसमें वेसिकल्स बनते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक फेमस जेनेरा आ जाता है आपका ग्लोमस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहता है इसके अंदर ग्लोमस। इसके अंदर हमारे जो फंजाई आते हैं वो जाइगोमाइसिट्स के आ जाते हैं। ओके। एक होता है हमारे पास ऑर्चिड माइकोराइजा। ऑर्चिड माइकोराइजा जो होता है ये क्या करता है, ऑर्चिड कॉइल्स बनाता है अंदर। क्या बनाता है ये, इंट्रासेलुलर कॉइल्स बनाता है प्लांट सेल के अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है, कॉइल बनते हैं, इसके अंदर आर्बेस्क्यूल्स जो होते हैं वो नहीं बनते हैं। ठीक है, फंजाई जो होता है ये प्लांट्स को कार्बोहाइड्रेट सप्लाई करता है, ये आर्बेस्क्यूल्स नहीं बनाता है। ऑर्चिड वाला कॉइल बनाता है, प्लांट को कार्बोहाइड्रेट जो है ये सप्लाई करता है। ठीक है। एक होता है इसके अंदर हमारे पास माइकोराइजा जो है दैट इज एरिकोइड माइकोराइजा। एरिकोइड माइकोराइजा जो होता है इसके अंदर आर्बेस्क्यूल्स नहीं बनते लेकिन होता है एंडोमाइकोराइजा है। एंडोमाइकोराइजा होता है लेकिन आर्बेस्क्यूल्स जो है ये नहीं बनते हैं इसके अंदर। इसमें एस्को वाले आ जाते हैं, एस्कोमाइसिट्स आते हैं। फिर एक होता है इसके अंदर आर्ब्यूटोइड माइकोराइजा। आर्ब्यूटोइड माइकोराइजा, इसके अंदर जो हाइफे होता है इंट्रासेलुलरली प्रेजेंट होता है। यानी कि एक्टोमाइकोराइजा के अंदर क्या होता है, हार्टिगनेट और मेंटल बनता है लेकिन वो बाहर की तरफ रहते हैं, अंदर थोड़ा वो जाते भी तो वो इंटर सेलुलरली जाता है, वो एक सेल के अंदर नहीं पेनिट्रेट करते। ये सेल के अंदर पेनिट्रेट करते हैं और उसके साथ साथ ये हार्टिगनेट और मेंटल भी फॉर्म करते हैं। ठीक है। और एक होता है हमारे पास मोनोट्रोपोइड, मोनोट्रोफिड माइकोराइजा। ये क्या करता है, ये फंजाई जो होते हैं ये एक क्लोरोफिलस प्लांट्स को अफेक्ट करती है, उनके साथ मतलब सिम्बायोटिक एसोसिएशन रहती है एक क्लोरोफिलस प्लांट पार्ट्स के अंदर। ठीक है, और ये भी हार्टिगनेट और मेंटल जो है ये बनाती है। ओके, हम हमने कौन कौन से टाइप ऑफ माइकोराइजा पढ़े, पहले एक्टोमाइकोराइजा यानी बाहर की तरफ वो जनरली रहते हैं। बाहर क्या बनाते हैं वो, इंटरसेलुलरली या तो हार्टिगनेट बनाते हैं, दो सेल्स के बीच बीच में, एक सेल के अंदर नहीं पेनिट्रेट करते। एक मेंटल एक शीथ बनाते हैं ये। ठीक है, इसमें बेसिडियो आ जाते हैं। एंडो वाले जो होते हैं इनको आर्बेस्क्यूलर माइकोराइजा भी कहते हैं। ये वेसिकल्स बनाते हैं, आर्बेस्क्यूल्स बनाते हैं, ये इंट्रासेलुलरली रहते हैं अंदर। इसमें जाइगोमाइसिट्स आते हैं, इसमें ग्लोमस भी क्या होता है एंडोमाइकोराइजा में आता है। फिर होते हैं ऑर्चिड, ये क्या बनाते हैं, कॉइल बनाते हैं। ये आर्बेस्क्यूल्स नहीं बनाते हैं लेकिन इनके पास स्टिल क्या होता है, ये क्या करते हैं, फंजाई कार्बोहाइड्रेट सप्लाई करते हैं प्लांट को। फिर हमने पढ़ा एरिकोइड। एरिकोइड वाले जो होते हैं ये होते एंडोमाइकोराइजा की तरह हैं लेकिन इनके अंदर आर्बेस्क्यूल्स नहीं बनते। आर्ब्यूटोइड वाले जो होते हैं ये होते तो एक्टो की तरह है कि इसमें आर्टिगनेट मेंटल बनता है लेकिन ये इंट्रासेलुलर चले जाते हैं। और लास्ट हमने पढ़ा मोनोट्रॉफिड होते हैं जिसके अंदर वो फंजाई जो है वो एक क्लोरोफिलस प्लांट जो होता है इनके ऊपर अटैक करती है। ठीक है, तो ये आपके कुछ माइक्रोराइजा के टाइप हो गए डिफरेंट, कि उसमें आपको पता लग जाएगा कि कौन सा किसमें काम आता है। ओके, आई थिंक इतना सफिशिएंट होगा। मुझे लगता है मुझे बस ऐसा हो जाता है कि कोई टॉपिक याद आ जाए तो आई थिंक कि एक बार मैं आपको ब्रीफ में बता दूं कि बाई चांस वहां से कोई क्वेश्चन बन जाता है। जैसे अभी मुझे बस लास्ट, दिस इज द फाइनल फॉर दिस क्लास, थोड़ा सा बायो फर्टिलाइजर बता देती हूँ आपको मैं, किस किस तरीके के बायो फर्टिलाइजर होता है। एक होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर। नाइट्रोजन फिक्सिंग वाले के अंदर आ जाता है, एक होता है आपके फ्री लिविंग। फ्री लिविंग के अंदर होते हैं हमारे पास एजोटोबैक्टर, ठीक है, और क्लोस्ट्रीडियम और बिजर्निकिया। एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम यानी कि एबीसी, एबीसी फ्री है। एजोटोबैक्टर, बिजर्निकी, क्लोस्ट्रीडियम, ये एबीसी जो है ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। फिर हम बात करते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग के अंदर। सिम्बायोसिस कौन करता है, एक तो राइजोबियम करता है लेग्यूम के साथ, फिर एक होता है फ्रैंकिया। ठीक है, राइजोबियम लेग्यूम के साथ, ये नॉन लेग्यूम्स में आता है, ये फ्रैंकी। तो राइजोबियम और जो फ्रैंकिया है ये सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। फिर एक आ जाता है हमारे पास एसोसिएटिव। एसोसिएटिव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में एग्जांपल आता है एजोस्पाइरलम। एसोसिएटेड के अंदर एजोस्पाइरलम। फिर एक होता है हमारे पास फ्री लिविंग एल्गे।
फ्री लिविंग एल्गे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है वो कौन सा होता है हमारे पास? एनाबीना। ठीक है, एनाबीना की स्पीशीज होती है। सिम्बायोटिक एल्गे जो ब्लू ग्रीन एल्गे के साथ, आपको ब्लू ग्रीन एल्गे कौन सा होता है? एनाबीना एजोली। ओके, ये है आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, एक होते हैं आपके फॉस्फोरस मोबिलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर, फॉस्फोरस मोबिलाइजिंग वाले। फॉस्फोरस मोबिलाइजिंग के अंदर हमारे पास एक तो आपके माइक्रोराइजा आ जाते हैं, बेसिकली ये फॉस्फोरस को मोबिलाइज करने में हेल्प करते हैं। तो इसमें ग्लोमस आ जाता है जो इंपॉर्टेंट मैं बता दूं आपको। ठीक है, गीगा स्पोरा आता है, इसमें पिजीजा आ जाता है, इसमें बोलेटस आ जाता है, इसमें राइजोक्टोनिया आ जाता है। ठीक है, तो ये फॉस्फोरस मोबिलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, यहाँ से मिलते हैं हमें। Okay, so that's all for this part, and in next part we'll talk about some techniques, basic techniques, some molecular techniques like PCR, type of PCR. We'll talk about ELISA, we'll talk about LFA and much more. And that's all for today's session. And see you in the next session. Till then, keep revising and stay calm and all the best.